क्या हो रहा है भाई? उसको लिंक लिंक नहीं मिला आपको, है ना? मिल गया भाई? अरे यहाँ का फैन कितने गर्मी में बैठे नहीं जा। वो यहाँ का फैन अब तक ठीक नहीं हुआ है। अरे सिर्फ वो रेगुलेटर डायरेक्ट उन्होंने कनेक्ट किया है, उसका स्पीड कम होता ही नहीं है, फैन तो चालू है। छोटा सा तो चीज है वो। हाँ, तो रेगुलेटर चेंज करना बहुत बड़ी बात थोड़ी है। कर दो ना यार, कर दो ना यार। ठीक है, वो देख लो ना यार, वो क्या उसको परचेस करके ना वो लगाना है रेगुलेटर, बाकी कुछ नहीं करना है। हम्म। लेकिन होता क्या है, गर्मी में बैठना पड़ता है ना, आप समझ सकते हो। हाँ चलेगा, लेकिन उसका स्पीड थोड़ा सा कम चाहिए, स्पीड यहाँ पे ज्यादा प्रॉब्लम है, ज्यादा है इसीलिए प्रॉब्लम है। ठीक है। चलेगा। ओके या मैं। हम्म। यस, कहाँ करना था हमको? AWS देखना है ना? तो AWS में हम क्या देख रहे थे? AWS में हम लोग EC2 देख रहे थे ना। अब देखो हमारा सीक्वेंस क्या रहेगा पढ़ने का, कि AWS में सबसे पहले इंट्रोडक्शन देगा हमने ना, देन वी हैव टू सी हाउ टू क्रिएट अकाउंट और हाउ टू मेक इट सिक्योर्ड। उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, हम लोग EC2 इंस्टेंस देखेंगे, है ना? EC2 इंस्टेंस देखने के बाद ये AMI वगैरह भी उसमें आ जाएगा। EC2 इंस्टेंस में AMI मतलब अमेजोन मशीन इमेज, तो बेसिकली सर्वर का इमेज कैसे बनाना, वही उसमें होता है। देन व्हाट वी विल डिस्कस अबाउट Amazon S3। क्या देखेंगे? S3 का मतलब होता है सिंपल स्टोरेज सर्विस, राइट? मतलब यहाँ पे हम लोग डेटा रख सकते हैं। अगर आपके पास बल्क डेटा है तो दैट यू कैन स्टोर इन S3, राइट? तो S3 स्टोरेज क्लासेस, S3 वर्जनिंग, Amazon S3 लाइफ साइकिल मैनेजमेंट, क्लाउड फ्रंट। ओके, क्लाउड फ्रंट का इंट्रोडक्शन and AWS Snowball, so that will get covered in the S3। और उसके बाद हम लोग देखेंगे VPC। क्या देखेंगे? VPC का मतलब होता है वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड, है ना? कल तुम्हारा नाम क्या है? शिवराम है। थोड़ा सा नाम याद होने के लिए समय लगता है। शिवराम का डाउट था कि वी शुड हैव सी VPC फर्स्ट। अब देखिए होता क्या है, VPC इज अ इम्पोर्टेंट कंपोनेंट, वी नीड टू डिस्कस VPC। लेकिन बाय डिफॉल्ट VPC क्रिएट होता है। ओके। जैसे मैंने डेमो सेशन में आपको एक EC2 इंस्टेंस बताया था। आ जाओ यश। थैंक यू यार। एक्सटेंशन लाता हूँ, काफी है यहाँ पे ऑलरेडी। हाँ ठीक है ना, कल तो था पता नहीं क्या है, अब यार इसको लगाएंगे कहाँ से? कोई एक्सटेंशन चलेगा, ठीक है। तो आप रिकॉर्डिंग ऑन कर रहे हो ना? हाँ यस। रिकॉर्डिंग कहाँ है? स्टार्ट है, वो स्टार्ट है ना, वो स्टार्ट कर देना। ऑटो स्टार्ट नहीं करता है, मुझे स्टार्ट करना पड़ता है। चल रहा है, ठीक है ठीक है। रिकॉर्डिंग किससे लगा? रिकॉर्डिंग चेक ही लगा, चल रहा है। तो VPC का क्या है? VPC का मतलब होता है वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड। बेसिकली इट इज अ नेटवर्क। आपको कुछ भी रिसोर्स क्रिएट करना है तो नेटवर्क इज अ इम्पोर्टेंट फैक्टर। विदाउट नेटवर्क आप रिसोर्सेस को एक्सेस कर पाएंगे क्या? नहीं। चाहे आप
स्टोरेज अकाउंट क्रिएट करो, चाहे आप EC2 इंस्टेंस क्रिएट करो, और वॉट एवर डिफरेंट सर्विसेज। लेकिन होता क्या है, AWS में बाय डिफॉल्ट एक नेटवर्क क्रिएट रहता है हर किसी रीजन में, और जो कुछ सर्विसेज हम लोग क्रिएट करते हैं दैट बिलोंग्स टू द डिफॉल्ट नेटवर्क। तो हमको शुरुआत में नेटवर्क डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट वी विल बी फैमिलियर विद द AWS पोर्टल एंड फ्यू सर्विसेज, एंड देन वी विल डिस्कस द नेटवर्क। क्लियर? तो आज हम लोग देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, आज हम लोग देख रहे हैं EC2 इंस्टेंस, राइट। EC2 इंस्टेंस में कल हमने थोड़ा सा डिस्कशन किया था EC2 प्राइसिंग ऑप्शंस के बारे में। क्या डिस्कस किया था? तो देर आर 4 प्राइसिंग ऑप्शंस बेसिकली। ऑन डिमांड, दूसरा है रिजर्व इंस्टेंस, तीसरा है आपका स्पॉट इंस्टेंस, और चौथा है डेडिकेटेड होस्ट। क्या मतलब होता है इसका? सो EC2 प्राइसिंग ऑप्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो EC2 प्राइसिंग ऑप्शंस, यस। हाँ, आपका क्या प्रॉब्लम है? रिकॉर्डिंग दिखने का प्रॉब्लम है? दिखता होगा ना रिकॉर्डिंग? उसको एक्सेस नहीं बोल रहा है, मैं चेक किया। एक्सेस का मुझे नहीं पता, हाँ, बट दिखना तो चाहिए। उसको बाद में देखते पता चलेगा। तो आप बात कर लीजिए आज रिकॉर्डिंग का क्या है क्या नहीं। रिकॉर्डिंग यहाँ से मुझे, मेरा काम क्या है, पोर्टल पे रिकॉर्डिंग आइडियली। दिखाई दे रहा है, लेकिन उसको एक्सेस हमें नहीं है सब। हाँ, तो एक्सेस का हम लोग देखेंगे, है ना। तो कौन कौन सा है? ऑन डिमांड है ना, दूसरा है आपका रिजर्व इंस्टेंस, तीसरा है आपका स्पॉट इंस्टेंस, और चौथा है डेडिकेटेड होस्ट, राइट। ये समझ में आ गया क्या आपको? ओके। फिर भी मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, है ना। सो विल टेक अ एग्जांपल ऑफ होटल रूम, बुकिंग ऑफ होटल रूम, राइट। कि अगर आप समझो शिवराम को मुंबई जाना है ऑफिस के काम से, फ्रिक्वेंटली जाता है ना, एंड ही वांटेड टू बुक अ रूम जब भी कभी जाएगा, है ना, स्टे करने के लिए। तो जैसा कैसा प्राइस रहेगा वैसे लेना पड़ेगा, एंड द प्राइसिंग कैन बी वेरी। सीजन में प्राइस ज्यादा रहता है, अगर सीजन कम रहा तो प्राइस कम भी रहता है। ओके, ठीक है। अब ये एग्जांपल हो गया ना, फ्रिक्वेंटली शिवराम इज गोइंग टू मुंबई। लेकिन शिवराम के कंपनी ने क्या किया, मुंबई में इसको डिप्यूट कर दिया 2-3 साल के लिए, एंड उसको स्टे फैसिलिटी क्या है, ही शुड लिव इन अ होटल। तो अब कंपनी क्या करेगा या शिवराम क्या करेगा, इंस्टेड ऑफ पेइंग वेरिएबल चार्जेस, मार्केट का फ्लक्चुएशन से, मतलब वेरिएबल चार्जेस पे करने से अच्छा है कि व्हाट ही इज कम्युनिकेट विद द होटल कि ही वांट होटल फॉर 3 years एंड ही इज रेडी टू पे अपफ्रंट कॉस्ट, मतलब एडवांस अमाउंट। तो होटल वाला क्या करेगा, चलो इसको डिस्काउंट दे देते हैं, राइट। सो ही इज रेडी टू पे 75% डिस्काउंट। अगर पर डे 5,000 रुपीज चार्जेस है, तो 75% डिस्काउंट मतलब उसको क्या है, 1,600-1,700 रुपए में मिल रहा है ना। लेकिन व्हाट इज द बेनिफिट, दैट ही इज गेटिंग 3 year अमाउंट फुल सोल वंस, मतलब एक साथ उसको मिल रहा है, राइट। ओके, सो नाउ these are the two main selling options। ओके, अब इसके बाद भी होटल वाले के पास क्या रहता है, रूम्स अवेलेबल रहता है। ओके, तो उसको सेल करने के लिए उसने क्या दिया है, एक अट्रैक्टिव ऑफर दिया है, दैट इज अ स्पॉट इंस्टेंस। क्या दिया है? स्पॉट इंस्टेंस। अब स्पॉट इंस्टेंस किस लिए है, अनयूज कैपेसिटी को सेल करने के लिए। स्पॉट इंस्टेंस क्या है, अनयूज कैपेसिटी को सेल करने के लिए। अब देखो इनके मेन सेलिंग ऑप्शंस क्या है, इनके मेन जो सेलिंग ऑप्शंस है वो है ऑन डिमांड एंड रिजर्व इंस्टेंस। अब ये अनयूज इंस्टेंस को सेल करने के लिए है, और ये 90% डिस्काउंट तक मिलता है। क्या मिलता है? इट इज अवेलेबल विथ 90% डिस्काउंट, राइट। अब 90% डिस्काउंट तक मिलेगा, लेकिन AWS क्या कर सकता है, AWS कैन रिवोक दिस टाइप ऑफ इंस्टेंस एनी टाइम। जैसे होटल वाले ने क्या ऑफर रखा है कि अगर आपको होटल का रूम चाहिए, क्या रखूंगी, यहाँ पे रखूंगी या साइड में रख दो,
यहाँ पे रख दो। लैपटॉप के लिए लग रहा है। लैपटॉप भी कर सकते हैं इसको। हाँ, कर सकते हैं। इसको नीचे से ये स्टोरी देखो। यहाँ पे लगा दो। ओके। स्पीड कम कर देना, ज्यादा मात्रा में, और थोड़ा सा ऊंचा कर दे। हाइट बढ़ेगा ना कि नहीं बढ़ता है? नहीं उतना नहीं। ओके, चलो हम हमारा कंटिन्यू करते हैं। सपोर्ट इंस्टेंस क्या है? होटल वाले ने ऑफर दिया है कि आपको ये 90% डिस्काउंट तक मिलेगा, लेकिन अगर कोई कस्टमर आता है मेरे पास विच इज ऑन डिमांड या रिजर्व, तो आपको ये खाली करना पड़ेगा विद शॉर्ट टर्मिनेशन नोटिस। तो अगर किसी को थोड़ी देर के लिए चाहिए तो डेफिनेटली ही विल यूज स्पॉट इंस्टेंस, लेकिन परमानेंटली मिल पाएगा क्या? नहीं। लेकिन ऑन स्पॉट इंस्टेंस मिलता कैसे है? बिड पे मिलता है। स्पॉट इंस्टेंस पे क्या करना पड़ता है? बिड करना पड़ता है। बिड का मतलब है कि सपोज दिस इंस्टेंस, स्पॉट इंस्टेंस इज अवेलेबल फॉर पर्टिकुलर रीजन ऑफ पर्टिकुलर साइज। एक फिक्स अमाउंट पे है, समझो 10 रुपए पर आवर से है, क्या है? सो वी नीड टू बिड फॉर इट। तो बिड, अगर मल्टीपल लोग बिड करते हैं, उसमें जो हाइयर अमाउंट रहेगा उसको वो इंस्टेंस मिलेगा, राइट? अब हाइयर अमाउंट क्यों रखना है? सो वी आर गिविंग हाइयर अमाउंट सो दैट there are some chances that this type of this instance will be available with us for more time। क्या रहेगा? मोर टाइम, है ना? क्लियर है आपको? और लास्ट में है डेडिकेटेड होस्ट। थोड़ा स्पीड कम कर देना, और कम कर दो। चलेगा, थोड़ा दूर कर दो थोड़ा। क्या नाम है तुमका? राधे। ओके राधे, थैंक यू। और लास्ट क्या है? डेडिकेटेड होस्ट। डेडिकेटेड होस्ट मतलब वन फिजिकल सर्वर इज डेडिकेटेड फॉर अ सिंगल कस्टमर। तो यूजर क्या कर सकता है? कस्टमर कैन क्रिएट वर्चुअल मशीन, दैट वर्चुअल मशीन विल गेट डिप्लॉयड ऑन द डेडिकेटेड होस्ट। दीज आर द 4 ऑप्शंस। ओके, तो अब हम लोग क्या देखेंगे? यस, ओके। तो इसी टू प्राइसिंग ऑप्शन इज क्लियर। इसमें इतने ही नहीं है, थोड़े से और भी ज्यादा है, मैं बताता हूँ। अब ऑन डिमांड आपको समझ में आ गया, क्लियर है? रिजर्व भी आपको समझ में आ गया। ओके, सो रिजर्व द कॉन्ट्रैक्ट कैन बी 1 और 3 ईयर। 1.5-2 साल का कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है क्या? नहीं। 1.5-2 साल का कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है क्या? नहीं। So in reserve instance, you are making a contract means you are paying some upfront cost. So it gives you a significant discount on hourly charges of instance, right? Okay, मतलब hourly charges मतलब 1 घंटे का पैसा, right? When you compare it with on demand, तो ये 75 up to 75% डिस्काउंट मिल सकता है। रीजन वाइज अलग अलग इंस्टेंस के कॉन्फ़िगरेशन में थोड़ा सा फर्क पड़ सकता है, राइट? Yes. User can make upfront payment to reduce their total computing cost. For example, if you pay all your upfront cost and you do it for 3-year contract, then only you get the maximum discount. अगर आप 3 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते हो और 100% अपफ्रंट कॉस्ट पे नहीं करते हो, तो आपको उतना कॉस्ट ये मिलेगा क्या? डिस्काउंट नहीं। 1 साल के लिए अगर आप अपफ्रंट पे करना चाहते हो और 1 साल के लिए बुक करना चाहते हो, तो आपका डिस्काउंट 4% तक आ जाता है, राइट? देन यस, देन देयर आर 3 सब टाइप्स ऑफ रिजर्व इंस्टेंस। क्या है? रिजर्व इंस्टेंस के क्या है? 3 सब टाइप्स है। क्या है? स्टैंडर्ड रिजर्व इंस्टेंस, दूसरा है कन्वर्टेबल रिजर्व इंस्टेंस, और तीसरा है स्केड्यूल रिजर्व इंस्टेंस। मतलब रिजर्व इंस्टेंस में क्या है? एक है स्टैंडर्ड आ रहा है, दूसरा है कन्वर्टेबल आ रहा है,
और तीसरा है स्केड्यूलर। ओके, अब स्टैंडर्ड अगर ले लोगे, वंस टेकन, you cannot, you, no modification is possible, right? इसका मॉडिफिकेशन पॉसिबल है क्या? मतलब आपने स्टैंडर्ड आरआर ले लिया, आपने 3 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया है एंड यू पे ऑल अपफ्रंट कॉस्ट। अगर आपको इसको रिवोक करना है तो देयर इज नो चांस, आपको इसको यूज करना ही पड़ेगा। ठीक है, आप उसके ऊपर का एप्लीकेशन चेंज कर सकते हो, नॉट एन इश्यू, लेकिन आपके पास EC2 इंस्टेंस रहेगा, उसका कॉन्फ़िगरेशन भी आप चेंज नहीं कर सकते। क्लियर? दूसरा है कन्वर्टेबल आरआई। तो कन्वर्टेबल में आरआई में क्या होगा, यू गॉट लेस डिस्काउंट, लेकिन इसमें क्या होता है, यस, you can make changes in the instance configuration. What you can do? Okay, instance configuration can be changed. Yes, बैठिए, कहाँ बैठेंगे अब आप? लैपटॉप यूज करना है? नहीं सर, ठीक है, ये स्टॉप करके लेते हैं। चलिए, एक काम करें, नहीं नहीं, इधर ही बैठ जाओ, है ना? ये फैन ना थोड़ा सा उधर लेकर दो, ये उधर साइड में। ओके, तो कन्वर्टेबल आ रहे क्या है, यू गॉट द लेस डिस्काउंट, लेकिन इंस्टेंस कॉन्फ़िगरेशन कैन बी चेंज। कॉन्फ़िगरेशन क्या हो सकता है, चेंज। लेकिन चेंज कैसे कर सकते हैं, समझो आपने एक लिया है T2.micro, क्या लिया है, हालांकि T2.micro कोई लेता नहीं है। ओके, यू कैन चेंज द इंस्टेंस कॉन्फ़िगरेशन, उसका जो एक्सचेंज वैल्यू आना चाहिए इक्वल टू दिस इंस्टेंस और शुड बी मोर देन दिस। समझ में आया व्हाट आई एम सेइंग? इसका जो एक्सचेंज वैल्यू है, ओके, समझो 1 साल के लिए या 3 साल के लिए, इट इज ही इज पेइंग सपोज 1 लाख रुपीज, एक एग्जांपल के दे रहा हूं, है ना? इफ यू वांटेड टू चेंज द इंस्टेंस कॉन्फ़िगरेशन, एक तो इसका इक्वल होना चाहिए, नहीं तो क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। ओके, अगर ज्यादा हो गया तो जो डिफरेंस है दैट यू नीड टू पे टू AWS। अगर आपने कॉन्फ़िगरेशन रिड्यूस किया एंड उसका कॉस्टिंग डिफरेंस नेगेटिव में आ रहा है, नेगेटिव में मतलब लेस अमाउंट आ रहा है, तो वो AWS आपको रिटर्न करता है क्या, नहीं करता है। सो व्हाट यू नीड टू डू, exchange value should be equal or more than that what you purchased. Clear? Okay. तीसरा है स्केड्यूल आ रहा है। अब स्केड्यूल आ रहा है क्या होता है, यू कैन स्केड्यूल द इंस्टेंस अवेलेबिलिटी, मतलब आपको इंस्टेंस चाहिए, कैसा चाहिए आपको इंस्टेंस, यू वांट दिस फॉर मंडे टू फ्राइडे ओनली, या आपको चाहिए फर्स्ट 1 to 10, आपका इंस्टेंस चालू चाहिए कब चाहिए, हर महीने के 1 से 10 तारीख को, या फिर आपको चाहिए इट शुड वर्क्स ऑन फ्राइडे, क्योंकि फ्राइडे को आप कुछ एप्लीकेशन चालू करते हो, या फिर आपको क्या चाहिए, ओनली ऑन वीकेंड। इफ यू हैव द रिक्वायरमेंट लाइक दैट यू कैन यूज शेड्यूल आ रहा है। ओके, 3 समझ में आ गए। रिजर्व इंस्टेंस में एक स्टैंडर्ड आ रहा है जिसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते, जितना आपने RI के लिए पैसा देना चाहते हो AWS को, देर इज नो मॉडिफिकेशन पॉसिबल, राइट? तो इसमें सबसे ज्यादा डिस्काउंट मिलता है।
क्लियर। दूसरा है रिजर्व इंस्टेंस, कल हमने डिस्कस किया था, ये सब टाइप्स नहीं किए थे लेकिन ये 4 पार्ट किया। तो रिजर्व इंस्टेंस में भी 3 टाइप है, एक है स्टैंडर्ड आ रहा है। स्टैंडर्ड आ रहा है में कोई मॉडिफिकेशन पॉसिबल नहीं है, आपने जितना कमिट किया है उतना पैसा आपने आपको देना ही है, एंड बेसिकली इट इज अ एडवांस पेमेंट, राइट। दूसरा है कन्वर्टेबल आ रहा है, आप इसका इंस्टेंस कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर सकते हो, राइट। अब इंस्टेंस कॉन्फ़िगरेशन चेंज करोगे तो इसका जो एक्सचेंज वैल्यू है वो क्या होना चाहिए, should not be lower than the what you are paying, it should be equal or higher than what you are committed, ओके। और जो डिफरेंस रहेगा वो आपको पे करना है AWS को। थर्ड है शेड्यूल आ रहा है, अगर आपका रिक्वायरमेंट अलग तरह का है, यू डोंट वांट इंस्टेंस फॉर 24/7 365 डेज, राइट, तो आपको पर्टिकुलर डेज में चाहिए, है ना, तो आप कौन सा ले सकते हो, यू कैन टेक शेड्यूलर, यू कैन टेक शेड्यूलर, क्लियर। स्टैंडर्ड आरआई में थोड़ा सा भी मॉडिफिकेशन नहीं एक्सेप्ट करते हैं, नहीं। मतलब अगर हमने कोई एप्लीकेशन वगैरह डिप्लॉय किया तो उसका पैकेज इंस्टॉलिंग वगैरह भी नहीं करेगा। पैकेज करेगा ना, हाँ, बेसिकली क्या है, एक सर्वर आपको मिलेगा, ओके, सर्वर में कोई कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं होना। सर्वर का कॉन्फ़िगरेशन, सर्वर के कॉन्फ़िगरेशन में क्या आता है, एक मिनट, सीपीयू ओके कॉन्फ़िगरेशन कंप्यूट रिसोर्सेस, कंप्यूट रिसोर्सेस मतलब सीपीयू, रैम, हार्ड डिस्क, ओके। हार्ड डिस्क तो ले सकते हो, हार्ड डिस्क में कोई प्रॉब्लम नहीं है, चाहे आ रहा हो चाहे कुछ भी हो तो वो ले सकते हैं, ओके। लेकिन आप इंस्टेंस का कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं करोगे। अब देखिए, जब आप सर्वर यूज करते हो तब होता क्या है, आप ऐसा सर्वर चूज करते हो कि जो आपको 3-4 साल तक चले, आपका एप्लीकेशन अगर स्टेडी स्टेट है कि आपने इस मतलब ये मेरा लैपटॉप है, राइट, एंड आई एम यूजिंग इट फॉर स्पेसिफिक पर्पस, कौन सा पर्पस है, डेली यूज के लिए, क्या मैं 100% रिसोर्सेस यूज करता हूँ क्या इसके, नहीं, ओके। अभी भी अगर देखा जाए, अभी भी देखा जाए तो कितना है टास्क मैनेजर में, ये देखो सीपीयू यूटिलाइजेशन ज्यादा नहीं है, मेमोरी है, डिस्क है, अंडरस्टैंड। तो बेसिकली सीपीयू और मेमोरी यूटिलाइजेशन क्या है, इतना है, ये 100% तो नहीं है, ओके। तो आप सर्वर भी लोगे तो आप क्या करते हो, नॉर्मली 50-60% ही यूटिलाइज होता है, क्योंकि उसमें फ्लक्चुएशन आता है ना एप्लीकेशन यूजर्स में। तो आप सिर्फ रैम और क्या नहीं चेंज कर पाएंगे, सीपीयू चेंज नहीं कर पाएंगे, स्टोरेज वगैरह बाकी स्टोरेज तो हार्ड डिस्क लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। और जीपीयू भी शायद नहीं चेंज कर सकते, क्या नहीं कर सकते, जीपीयू। क्लियर अबाउट दिस 4 इंस्टेंस, ओके। अब इसके अलावा क्या आता है, एक सेविंग प्लान आता है, क्या आता है, सेविंग प्लान, है ना। अब सेविंग प्लान यू कैन से लेटेस्ट एडिशन, यू कैन आप बोल सकते हो, ओके। अब सेविंग प्लान में हो क्या करना क्या पड़ता है कस्टमर को, यू नीड टू कमिट, व्हाट यू नीड टू डू, you need to commit for minimum compute usage, है ना। आपको एक कमिट करना पड़ता है कि मैं इतना पैसा खर्च करूंगा ही करूंगा, है ना। समझो आपने बोल दिया आई एम रेडी टू पे 1 लाख रुपीज फॉर इंस्टेंस कॉन्फ़िगरेशन, आई वांटेड टू टेक, इट इज सेम एज आ रहा है, लेकिन क्या है, आप मिनिमम कॉस्ट यहाँ पे अश्योर कर रहे हो कि एडब्ल्यूएस को हम इतना पैसा पे करेंगे, एंड हियर व्हाट फ्लेक्सिबिलिटी है, यू हैव, यू कैन चेंज द कॉन्फ़िगरेशन। आप सर्वर का कॉन्फ़िगरेशन किसी भी समय पे चेंज कर सकते हो, क्या कर सकते हो, सर्वर का कॉन्फ़िगरेशन किसी भी समय पे चेंज कर सकते हो, मिनिमम से कम यूज करोगे तो
आपको कोई पैसा रिटर्न मिलेगा क्या? नहीं। एक्सेस होगा तो डेफिनेटली यू नीड टू पे। क्लियर? सो दीज आर द प्राइसिंग ऑप्शंस। क्लियर ऑनलाइन स्टूडेंट्स? हेलो? यस सर। यस सर। अब क्या आएगा? यस। तो स्पॉट इंस्टेंस में होता क्या है? आई एम टॉकिंग अबाउट द स्पॉट इंस्टेंस। So you need to bid, right? क्या करना पड़ता है? बिड। समझो आपके पास है T3.large। अब T3.large का एक सैंपल एग्जांपल लेता हूँ। 4 GB रैम और एंड 2 VCPU है। हालांकि इतना छोटा कॉन्फ़िगरेशन का सर्वर लेंगे क्या हम लोग? नहीं, है ना, जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ। एंड फॉर स्पॉट इंस्टेंस दे आर सेइंग हाउ मच अमाउंट यू नीड टू पे ₹10। कितना है? 10। और कितने इंस्टेंस अवेलेबल है? 3। अवेलेबल कितना है? 3 अवेलेबल है किसी स्पेसिफिक रीजन में। कहाँ पे है? ईस्ट यूएस में। ओके। तो इसके लिए क्या करेंगे? बिड करना चाहते हैं। अजय बिड करेगा ₹11 पे। शिवराम ना, शिवराम बिड करेगा ₹12 पे। मोनिका, मोनाली, सॉरी, मोनाली बिड करेंगी, मोनाली, सॉरी स्पेलिंग गलत, मोनाली बिड करेंगे ₹13 पे। और अमोल ने बिड किया है ₹10 पे। किसे मिलेगा? 3 लोगों को मिल जाएगा, है ना। अमोल के मिलेगा क्या? नहीं, क्योंकि इंस्टेंस अवेलेबल तो 3 ही है ना। राइट। अब फ्यूचर में अगर कोई रिक्वायरमेंट आता है, फ्यूचर रिक्वायरमेंट, फ्यूचर रिक्वायरमेंट किसका आया? एक तो आरआई का हो सकता है, नहीं तो ऑन डिमांड का हो सकता है। तो कौन सा रिवोक होगा? दिस विल बी रिवोक फर्स्ट। ओके। अगर 2 इंस्टेंस का रिक्वायरमेंट आया तो अजय और शिवराम का भी चला जाएगा, लेकिन मोनाली का बचेगा क्योंकि इसका बिडिंग अमाउंट ज्यादा है ना। तो व्हाट जनरली वी फॉलो, थोड़ा सा बिड अमाउंट ज्यादा रखते हैं एंड इट इंश्योर्स दैट दैट इंस्टेंस विल बी अवेलेबल विद अस फॉर लॉन्गर टाइम। क्लियर? अब इसका जो ये मिलता है आपको 30 सेकंड्स नोटिफिकेशन आता है। क्या आता है? आपको एक नोटिफिकेशन आएगा, आपका इंस्टेंस रिवोक हो रहा है एंड विद इन 30 सेकंड्स दैट इंस्टेंस विल गेट रिवोक्ड। ओके। अब आप इस किसके लिए यूज करोगे? यूज केस किसके लिए है? तो ये है आपका टेस्टिंग के लिए। आप इसको प्रोडक्शन में यूज कर सकते हैं क्या? यू कैन नॉट यूज फॉर द प्रोडक्शन। तो आप बोलेंगे ऑल्दो वी आर डूइंग टेस्टिंग, आपका डेटा तो जाएगा ना, लेकिन डेटा कहाँ अवेलेबल होता है? डेटा इज स्टोर्ड इन स्टोरेज। स्टोरेज कौन सा? ब्लॉक स्टोरेज, राइट। जब भी हम लोग ब्लॉक स्टोरेज बोलते हैं तो ब्लॉक स्टोरेज का मतलब होता है हार्ड डिस्क। ब्लॉक स्टोरेज का मतलब होता है हार्ड डिस्क, राइट। अब जब हम लोग इंस्टेंस लेते हैं, यहाँ पे 2 मोड होते हैं। एक होता है डिटैच एंड दूसरा होता है डिलीट। ओके। डिटैच में क्या होगा? ओके, हार्ड डिस्क विल बी अवेलेबल इन योर अकाउंट, राइट। ओके। हार्ड डिस्क डिलीट होता है क्या? नहीं, हार्ड डिस्क नॉट डिलीटेड। एचडीडी। और यहाँ पे क्या होता है? इंस्टेंस एंड
hard disk both gets deleted. तो आप क्या यूज करो, यू यूज डिटैच टाइप स्पॉट इंस्टेंस। तो डिटैच में क्या होगा, आपका हार्ड डिस्क आपके अकाउंट में अवेलेबल रहेगा। इंस्टेंस अगर डिलीट भी हो जाता है तो आप फ्यूचर में इस हार्ड डिस्क को इस्तेमाल कर सकते हो किसी इंस्टेंस में कनेक्ट करने के लिए। क्लियर? एंड दिस स्पॉट इंस्टेंस इज ओनली फॉर द टेस्टिंग। स्पॉट इंस्टेंस इज ओनली फॉर द टेस्टिंग। अगर आपका कोई रिक्वायरमेंट है, द लोड इज नॉट, लोड बेयर कर सकता है कि अगर इंस्टेंस टर्मिनेट हो जाता है तो भी चलेगा, है ना। तो उस समय पे आप क्या करो, सो बिड अमाउंट थोड़ा सा ज्यादा रखो, और बिड अमाउंट ज्यादा रखने के बाद यू कॉन्फ़िगर डिटैच टाइप, राइट। तो आपके पास क्या रहेगा, डेटा आपके पास अवेलेबल रहेगा और इंस्टेंस ज्यादा देर तक आपके पास अवेलेबल रहने की चांसेस है। क्लियर? नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट ईबीएस। क्या ये देखेंगे? ईबीएस। अब ईबीएस क्या होता है? ईबीएस को बोलते हैं इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज। ईबीएस क्या होता है? ईबीएस इज नथिंग बट इलास्टिक और ये होता है, इट इज नथिंग बट हार्ड डिस्क। देखा है हार्ड डिस्क आपने कभी? ओके। हमारे सिस्टम में हार्ड डिस्क कनेक्ट होता है। क्या होता है? हमारे सिस्टम में हार्ड डिस्क कनेक्ट होता है ना। अगर आप ये लैपटॉप ओपन करेंगे तो डेफिनेटली छोटा सा हार्ड डिस्क रहेगा। ओके, तो दैट इज नथिंग बट द स्टोरेज। अब इसको ब्लॉक स्टोरेज क्यों बोला गया है? व्हाई ब्लॉक स्टोरेज? बेसिकली डेटा gets saved in block. Data gets saved in block, है ना। ओके, अब ब्लॉक स्टोरेज का फायदा क्या है, एडवांटेज क्या है ब्लॉक स्टोरेज का? एडवांटेज ऑफ ब्लॉक स्टोरेज, इट इज फास्ट। क्या है? फास्ट। मॉडिफिकेशन होता है, डेटा का मॉडिफिकेशन happens only in certain block, right? डेटा का मॉडिफिकेशन क्या होता है, स्पेसिफिक ब्लॉक में होता है। थोड़ा सा ये ब्लॉक हम लोग डिस्कस करेंगे एंड देन दिख रहा है क्या? यस, ये ले लेते हैं ना, हमको सिर्फ ये दिखाना है ना। तो मैं बहुत ज्यादा डिटेल में हम लोग नहीं जाएंगे, बट वी वांटेड टू डिस्कस अबाउट दिस। तो बेसिकली क्या है, जब हमारा डिस्क यूज होता है, राइट, तो डिस्क में जो पार्टीशंस क्रिएट होते हैं, अभी देखिए वैसे तो डिस्क दो तरह के आते हैं। एक क्या है, हार्ड डिस्क ड्राइव, और दूसरा है सॉलिड स्टेट ड्राइव। क्या है? आजकल के लेटेस्ट सिस्टम में सॉलिड स्टेट ड्राइव आता है ना। आप एसएसडी, राइट, आपने सुना है ना अभी कि अगर आपका लैपटॉप पुराना लैपटॉप है, स्लो चल रहा है, टेक्नीशियन बोलता है
यू रिप्लेस हार्ड डिस्क विद SSD। ओके, पुराना हार्ड डिस्क कैसे आता था? HDD टाइप, HDD बड़ा भी होता था, ओके, एंड उसमें मैकेनिकल पार्ट्स होते थे। मैकेनिकल मतलब मूवेबल पार्ट्स। वो बेसिकली ये आप देख रहे हो ना, व्हाट आई विल से, दिस इज अ डिस्क, है ना, वो एक के ऊपर एक डिस्क रहता था और वो कंटिन्यूअस रोटेट होता था। ओके, सो द ओल्डर हार्ड डिस्क इज दैट टाइम, है ना। अब यहाँ पे मुझे बताना क्या है, बेसिकली अब ब्लॉक्स, क्या बताना है? ब्लॉक्स। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, बेसिकली व्हेन वी आर क्रिएटिंग पार्टीशन, तो पार्टीशंस में ट्रैक, बेसिकली ये क्या होता है, हार्ड डिस्क में ट्रैक और सेक्टर्स क्रिएट होते हैं। ये ट्रैक है और बेसिकली ये सेक्टर्स है, और इनके बीच का जो है ना साइज, उसको ब्लॉक बोलते हैं। अब ब्लॉक क्या है? ब्लॉक इज द स्मॉलेस्ट यूनिट वेयर डेटा गेट सेव। ब्लॉक क्या है? स्मॉलेस्ट यूनिट वेयर डेटा गेट सेव। क्लियर? ओके, अब ब्लॉक साइज इज डिफाइंड बाय फाइल सिस्टम। फाइल सिस्टम पता है क्या आप लोगों को? सुना है कभी? पता नहीं। यस सजय, फाइल सिस्टम के बारे में लिनक्स में सुना फाइल सिस्टम, लिनक्स में लिनक्स में सुना है। कौन सा फाइल सिस्टम? सब उसके वो नहीं, वो बेसिकली वो भी फाइल सिस्टम है, बट राइट नाउ वी आर नॉट डिस्कसिंग अबाउट दैट फाइल सिस्टम। दैट मीन्स बेसिकली फाइल्स और फोल्डर का स्ट्रक्चर क्या है, लिनक्स में डिस्कस करते हैं, बट हियर वी आर डिस्कसिंग अबाउट द फाइल सिस्टम। ओके, बेसिकली व्हेन वी फॉर्मेट डिस्क, when we format partition, we need to format using file system. हमको सिर्फ करना पड़ता है फाइल सिस्टम। अब फाइल सिस्टम में कुछ फाइल सिस्टम है, जैसे फैट है, फैट का मतलब फाइल एलोकेशन टेबल, NTFS है, न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम, नया भी आया है विंडोज में E2S, ऐसा कुछ है। आपका लिनक्स में अगर यूज करेंगे तो XFS है, आपका EXT4 है। These file system used in Windows and these file system used in Linux. ओपन ओपन बहुत सारे हैं, है ना। तो फाइल सिस्टम बेसिकली क्या बताता है? रूल्स एंड रेगुलेशन, है ना। बेसिकली अगर आप किसी पार्टीशन को फॉर्मेट करना चाहते हो, लिनक्स में इसको बोला जाता है क्रिएटिंग फाइल सिस्टम, विंडोज में हम लोग बोलते हैं फॉर्मेट द पार्टीशन। तो जब हम लोग फॉर्मेट करते हैं, एट दैट टाइम वी डिफाइन द ब्लॉक साइज। क्या डिफाइन करते हैं? ब्लॉक साइज। नॉर्मली क्या करते हैं हम लोग, जो डिफॉल्ट ब्लॉक साइज है वही रखते हैं और आगे जाते हैं, कभी सोचते नहीं है उसके बारे में। लेकिन इफ स्मॉलर बॉक्स साइज इज रिकमेंडेड, स्मॉलर ब्लॉक साइज इज गुड, इतना ही बोलूंगा मैं, है ना, क्योंकि डेटा आपका काफी इफेक्टिवली स्टोर होता है। अगर मैं बोलूंगा कि माय ब्लॉक साइज इज 16 KB, अगर आपका 16 KB का ब्लॉक साइज है, ओके, एंड यू वांट टू सेव डेटा ऑफ 21 KB, कितने ब्लॉक गए? रिक्वायर्ड 2 ब्लॉक्स। अब यहाँ पे होता क्या है पता है क्या? 16 KB का एक ब्लॉक है, डेटा है आपका 21 KB, तो 2 ब्लॉक लगेगा। अब दूसरे ब्लॉक में कुछ स्पेस बचता है ना,
कितना बचता है, नियर अबाउट 11 केबी। ओके, 11 केबी, तो वो फिर किसी और पर्पस के लिए यूज नहीं होता, वो वैसे ही रहता है। तो उसमें कुछ डेटा रख सकते क्या आप? नहीं। अगर आप बोलेंगे माई ब्लॉक साइज इज 4 केबी और यू वांटेड टू सेव डेटा ऑफ 21 केबी, कितने ब्लॉक लगेंगे? 6 ब्लॉक, राइट? रिक्वायर्ड 6 ब्लॉक, और वेस्टेज कितना हुआ? 3 केबी। यहाँ पे वेस्टेज कितना हुआ? तो कौन सा बेनिफिशियल है? क्योंकि आप बहुत बड़ा बड़ा फाइल थोड़ी होता है सिस्टम में, जब सेव करते हैं तो छोटा छोटा फाइल सेव होता है ना। हो सकता है किसी 2 MB का हो, 5 MB का हो, 10 KB का हो, तो उसके लिए भी ब्लॉक्स तो आपको लगेंगे। तो बेसिकली होता क्या है, इन ओल्डर फाइल सिस्टम नॉर्मली ब्लॉक साइज इज हायर, ओके, और हमारा नया एडवांस फाइल सिस्टम है तो उसका ब्लॉक साइज स्मॉलर होता है। क्या होता है? ब्लॉक साइज स्मॉलर। ओके, समझ में आ गया इतना? तो डेटा क्या होता है ब्लॉक स्टोरेज में? सेव्ड इन ब्लॉक्स। डेटा क्या होता है? ब्लॉक्स में सेव होता है इन ब्लॉक स्टोरेज, राइट? डेटा gets saved in box block. Data gets saved in blocks. If you wanted to modify data, modification takes place in only particular block. मतलब आपका 100 MB का डेटा है और उसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना है, 2 वर्ड चेंज करना है। अब ये 2 वर्ड जिस ब्लॉक में रहेंगे ना, वही ब्लॉक सिर्फ मॉडिफाई होता है। पूरा का पूरा डेटा मॉडिफाई होता है क्या? नहीं, इसलिए उसको समय कम लगता है। एंड दैट्स द रीजन आपका ब्लॉक स्टोरेज क्या होता है? फास्ट होता है। और इसको कहाँ यूज करते हैं? वी यूज दिस एज अ हार्ड डिस्क। तो जब भी ब्लॉक स्टोरेज वर्ड आएगा, दैट मीन्स इट इज द हार्ड डिस्क कनेक्टेड टू सिस्टम, राइट? यहाँ पे जो हार्ड डिस्क कनेक्ट है आपके सिस्टम में, ये भी ब्लॉक स्टोरेज है। आप ऐसा ही EC2 इंस्टेंस AWS के ऊपर क्रिएट कर रहे हो, उसको जो स्टोरेज लगेगा, स्टोरेज में देखो कौन सा? हार्ड डिस्क, जो आपको ड्राइव के फॉर्म में दिखेगा, वो कौन सा रहेगा? आपका ब्लॉक स्टोरेज। एंड ऑलवेज रिमेंबर, ब्लॉक स्टोरेज हैव एज मतलब बेसिकली वो फास्ट है, इसीलिए एज अ हार्ड डिस्क की तरह हम लोग यूज करते हैं। क्लियर? और ब्लॉक स्टोरेज महंगा भी होता है, लेकिन हार्ड डिस्क को सिस्टम को कनेक्ट करने के लिए कौन सा स्टोरेज यूज करेंगे? ब्लॉक स्टोरेज। क्योंकि आप रेगुलरली चेंज करते हो ना सर्वर में या सिस्टम में। सर्वर मतलब एक सिस्टम ही है ना, तो अगर कुछ मॉडिफिकेशन करना है तो इट शुड बी फास्ट। क्या होना चाहिए? तो यू आर यूजिंग ब्लॉक स्टोरेज। क्लियर अबाउट ब्लॉक स्टोरेज? और ये ब्लॉक स्टोरेज आप रेगुलरली यूज करोगे, ओके, काफी बार आप यूज करोगे, है ना? क्लियर ऑनलाइन स्टूडेंट्स? यस सर। ओके। अब देखो दूसरा वर्ड जो है फाइल सिस्टम। क्या है? फाइल सिस्टम का मतलब क्या होता है? जैसे तुम्हारा नाम यार? शिवराम ने बताया था लिनक्स का फाइल सिस्टम है, तो डेफिनेटली लिनक्स में भी फाइल सिस्टम यूज होता है, लेकिन एट दैट टाइम दैट फाइल सिस्टम मींस फोल्डर, फाइल्स एंड फोल्डर स्ट्रक्चर। जैसे विंडोज में भी फाइल सिस्टम बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? देखो दिस पीसी के अंदर ये 2 आपके ड्राइव्स है, इनको ड्राइव लेटर मिले हैं। अगर मैं किसी पर्टिकुलर ड्राइव में जाता हूं तो फोल्डर्स है, ओके। दिस इज ऑल्सो अ फाइल सिस्टम। फाइल सिस्टम मतलब आपका डेटा कैसे सेव है। बट व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट द ब्लॉक स्टोरेज, फाइल सिस्टम का मतलब है हाउ
हाउ आई फॉर्मेट द डिस्क, पार्टीशन को मैं किस तरह से फॉर्मेट करता हूं, तो फॉर्मेट करने के रूल्स एंड रेगुलेशन को फाइल सिस्टम बोला जाता है, राइट। विंडोज में क्या है, फैट है, एनटीएफएस है, एनटीएफएस का मतलब न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम, और फैट का मतलब है फाइल एलोकेशन टेबल। लिनक्स में क्या है, एक्सएफएस, ext4, ext3, ext2, बहुत सारे हैं, है ना। आपका डीवीडी रोम कनेक्ट करना है तो आईएसओ 9660 एक फाइल सिस्टम है। वैसे बहुत सारे फाइल सिस्टम है। नॉर्मली हम लोग क्या यूज करते हैं, वी आर यूजिंग दिस फाइल सिस्टम, क्लियर। तो ईबीएस क्या है, ईबीएस स्टैंड्स फॉर इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज। EC2 क्या है, वर्चुअल सर्वर ऑन द क्लाउड। और ईबीएस क्या है, EBS is nothing but the disk attached to the machine. Okay. Amazon EBS allows you to create storage volume and attach them to the EC2 instance. अब EBS का मतलब होता है इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज। इसको कैसा यूज करेंगे, वी नीड टू क्रिएट ब्लॉक स्टोरेज या वॉल्यूम क्रिएट करना पड़ेगा और उसको इंस्टेंस को अटैच करना पड़ेगा। ऑन प्रीमाइसेस में क्या है, नया हार्ड डिस्क लाओ और मशीन को कनेक्ट करो, सिंपल है मीनिंग, है ना। Once the storage volume is created, you can create a file system on the top of this volume. बेसिकली जो वॉल्यूम क्रिएट कर दे उसको फॉर्मेट करने के लिए या उसमें फाइल सिस्टम क्रिएट करना पड़ता है। फाइल सिस्टम मींस रूल्स एंड रेगुलेशन टू सेव डेटा इनसाइड इट। तो अगर आप एनटीएफएस यूज करोगे विंडोज में तो उसके रूल्स एंड रेगुलेशन थोड़े से अलग रहेंगे, फैट यूज करोगे तो अलग रहेंगे। फैट और एनटीएफएस में आपको एक सिंपल डिफरेंस बताता हूं। आप एक नया पेन ड्राइव परचेस करके लाओ और बाय डिफॉल्ट उसका फाइल सिस्टम होता है फैट, है ना। उसमें अगर डेटा सेव करना है ना, आप 4 GB के ऊपर का फाइल सेव नहीं कर सकते। कभी सुना होगा प्रैक्टिकल एग्जांपल। हाँ। अगर आपको ओएस का इमेज सेव करना है, आपका पेन ड्राइव है 32 GB का, लेकिन 10 GB का इमेज सेव नहीं होता है क्योंकि वो फैट है। तो उसको क्या करना पड़ता है, यू नीड टू फॉर्मेट दैट पेन ड्राइव यूजिंग एनटीएफएस। एनटीएफएस में ऐसा कोई लिमिटेशन है क्या, हायर लिमिटेशन मुझे नहीं पता, लेकिन 4 GB तो लिमिटेशन नहीं है ना। 4 GB के ऊपर हम लोग डेटा सेव कर सकते हैं। फैट का और एक डिसएडवांटेज क्या है, आपका फाइल नेम एक्सटेंशन क्या होना चाहिए, जैसे DOCS रहता है तो ओके, आपका क्या एक्सेल SX होता है, तो आपका 4 डिजिट एक्सटेंशन सपोर्ट नहीं करता है फैट में। वो बेसिकली होना चाहिए 3 डिजिट, मतलब फाइल नेम और डॉट लेके 3 डिजिट, जैसे XLS, XLSX और XLS। एक्सेल फाइल को ओपन करने के लिए होता है, तो आपका XLS चल जाएगा फैट में, ओके। एनटीएमएस में दोनों चलते है ना। तो दिस आर सम रूल्स एंड रेगुलेशन। आप अलग अलग फाइल सिस्टम यूज करोगे तो उसमें थोड़ा सा तो डिफरेंस रहेगा। नॉर्मली क्या करते हैं, वी यूज लेटेस्ट फाइल सिस्टम, राइट, जो आपका रिक्वायरमेंट फुलफिल कर पाए। ओके, क्लियर यहां तक। ओके, अब देखो ये ब्लॉक स्टोरेज जो है, ईबीएस वॉल्यूम टाइप्स दो तरह के होते हैं, एक है एसएसडी बैक्ड वॉल्यूम और दूसरा है एचडीडी बैक्ड वॉल्यूम। क्या है, मतलब आपका डिस्क क्या रहेगा, एचडीडी भी रहेगा, दैट इज हार्ड डिस्क ड्राइव, और दूसरा क्या रहेगा आपका एसएसडी। अब हार्ड डिस्क ड्राइव क्या है, ये पुराना टेक्नोलॉजी है और एसएसडी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। ओके, चलो मैं एक छोटा सा डायग्राम आपको बताता हूँ। ओके, ये डायग्राम दिख रहा है आपको, दिख रहा है। तो एचडीडी में क्या होता है, दिस इज द प्लेटर, है ना, ये स्पिंडल है, और ये सिंगल प्लेटर नहीं है, वो एक के ऊपर एक के ऊपर एक डिस्क है आपका, और वो एज अ स्टैक की तरह घूमता है। ओके, ये क्या है, ये रीड राइट हेड,
ये हर एक डिस्क के ऊपर ऊपर से और नीचे से रीड राइट हेड रहेगा। क्या रहेगा? रीड राइट हेड। अब होता क्या है, ये डिस्क सर्कुलर मूव होता है और ये लेफ्ट राइट मूव होता है। और ये क्या करता है, ये हेड क्या करता है, डेटा सेव करने का और डेटा रीड करने का काम करता है। ओके, मतलब यहाँ पे मूवेबल पार्ट्स है। ओके, लेकिन एसएसडी में क्या है, डेटा गेट सेव्ड इन द चिप्स। जैसे पेन ड्राइव है ना, पेन ड्राइव में क्या होता है, फ्लैश मेमोरी हम लोग बोलते हैं। तो उसमें क्या है, एक छोटा सा खोल के देखोगे तो छोटा सा चिप रहता है, डेटा उसी के अंदर सेव होता है ना। पेन ड्राइव खराब हो जाए तो डेटा रिकवर होता है क्या? होता है। कर सकते हैं। कैसे कर सकते भाई? हाँ, रिकवरी कुछ सॉफ्टवेयर में एक सर्टन लेवल तक है, ज्यादा अगर करप्ट हो गया तो आप थोड़ा फिर हो गया तो नहीं कर सकते, है ना। हाँ। तो बेसिकली मैं क्या बताऊंगा, दिस इज। हेलो सर। हाँ बोलिए ना। हाँ सर, एसएसडी वर्क्स लाइक अ मेमोरी कार्ड, करेक्ट? इन जो मोबाइल में होता है एग्जैक्टली वैसे वर्क करता है वो। हाँ, आजकल क्या है, एसएसडी मेमोरी ही होता है, राइट। जैसे पेन ओके। ड्राइव है, इवन आपके सिस्टम में भी आप एसएसडी डिस्क ही लगाते, क्या लगाते हो, एसएसडी डिस्क। एसएसडी। आपका एसएसडी डिस्क इस तरह से होता है, ये देखो एचडीडी थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है आपको, एसएसडी ओके। छोटा दिख रहा है। मेमोरी की तरह नहीं सर, मतलब अगर पूरा सॉफ्टवेयर सिस्टम अगर उस पर चल रहा है तो मेमोरी की तरह कैसे यूज कर सकते हैं अगर पूरा सिस्टम उस पर रन हो रहा है। मतलब हाँ, मैं क्वेश्चन नहीं समझ में आया आपका। वो बोल रहे हैं कि पेन ड्राइव की तरह यूज कर सकते हैं क्या, ऐसा बोल रहे हो। एसएसडी पेन ड्राइव मतलब रिमूवेबल डिवाइस होता है। ओके, जो आप यूएसबी पोर्ट को लगाते हो, राइट। ये आपका डिस्क है, ये जो पोर्ट है ना, ये आपको सिस्टम के अंदर लगाना पड़ेगा, राइट। हालांकि आर्किटेक्चर थोड़ा सा सेम ही है, लेकिन उसको यूएसबी पोर्ट होता है एंड दैट इज पेन ड्राइव एक्ट्स एज अ रिमूवेबल डिवाइस। क्या यूज करोगे, रिमूवेबल डिवाइस। डेफिनेटली ये होगा, लेकिन इसके लिए आपको कन्वर्टर यूज करना पड़ेगा। रिमूवेबल एसटीडी और एसएसडी भी रहता है एक्सटर्नल में बाहर से चला तो बाहर लगा सकते हैं ना, तो कन्वर्टर लगाना पड़ेगा ना उसके लिए। क्या करना पड़ेगा, तो कन्वर्टर, है ना। आप हार्ड डिस्क को क्या करो, आप यूज करो। अगर आपका हार्ड डिस्क खराब हो गया ना, जैसे लैपटॉप का हार्ड डिस्क है, लैपटॉप खराब हो गया, ओके, मेरा हार्ड डिस्क बचा है, तो आप इसको रिमूव डिस्क, इसका एक केस आता है, उस केस के अंदर फिट कर दो, तो वो यूएसबी पोर्ट को कनेक्ट हो सकता है ना। इवन वो जो हार्ड एचडीडी आता था पहले, इतना बड़ा बॉक्स आता था, उसके अंदर फिट करके हम लोग लगा सकते थे, है ना। क्लियर। देखो हमारा डिस्कशन क्या है, हम इस डिस्क को एज अ पेन ड्राइव की तरह यूज कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए कन्वर्टर लगेगा। वो केस का मतलब है कन्वर्टर, है ना। उसको यूएसबी फॉर्मेट में हम लोग कनेक्ट कर सके, इसीलिए केस हमारे पास आता है। हमारा डिस्कशन का हमारा हम क्या डिस्कशन करना चाहते हैं, जो हार्ड डिस्क अवेलेबल है, ब्लॉक स्टोरेज, एक तो एचडीडी है, दूसरा है एसएसडी, है ना। अब इसके ऊपर कुछ पैरामीटर्स हमको डिस्कस करने हैं, दैट्स व्हाई आई शो दिस डायग्राम टू यू, है ना। अब यहाँ पे क्या बोला चाहता है, एसएसडी इज बेसिकली ये जनरल वर्ड हम लोग यूज करते हैं कि एसएसडी डिस्क से आपका स्पीड बढ़ता है सिस्टम का, क्योंकि ये 10 टाइम्स फास्टर है। क्या है, 10 टाइम्स फास्टर है। क्लियर यहां तक। लेकिन एज पर एज डेटा रिकवरी इज कंसर्न, एसएसडी से डेटा रिकवर करना थोड़ा सा मुश्किल है। आई एम नॉट वेरी एक्सपर्ट इन द डेटा रिकवरी फील्ड, बट एचडीडी से डेटा रिकवरी करना थोड़ा सा आसान है, लेकिन एसएसडी से डेटा रिकवर करना थोड़ा सा मुश्किल है। ऐसा क्यों है, क्योंकि अगर डेटा रिकवर करना मतलब हार्ड डिस्क अगर हमारा काम नहीं कर रहा है तो हमको डेटा रिकवर करना पड़ेगा, है ना। तो बेसिकली क्या होता है एचडीडी में,
एक तो इसका जो सर्किट रहता है, यहाँ पे एक सर्किट होता है, एक तो वो खराब होगा या डिस्क खराब होगा। अगर सर्किट खराब हो गया तो व्हाट यू कैन डू, यू कैन रिप्लेस द सर्किट विद द डिफरेंट हार्ड ड्राइव एंड यू कैन एक्सेस द डेटा इनसाइड इट। ओके, और अगर बहुत ज्यादा खराब हो गया तो दे व्हाट दे डू, दे रिमूव दिस ये प्लेटर्स है ना, रिमूव करते हैं उसको, एक उनका सर्किट वगैरह रहेगा वहां पे रखते हैं और वहां ट्राई टू रिकवर द डेटा। हालांकि इट इज एक्सपेंसिव वन, बट यू कैन ट्राई टू रिकवर इट। लेकिन इस चिप को कहाँ रिकवर करेंगे ना, चिप के लिए उतना एक्सटेंसिव सर्किट हमारे पास मिलना थोड़ा सा मुश्किल जाता है ना। तो डेटा रिकवरी इज समवॉट डिफिकल्ट इन एसएसडी। और एसएसडी को क्या बोला जाता है, एसएसडी डिस्क इज नॉर्मली 10 टाइम्स फास्टर देन एचडीडी, है ना। क्लियर यहां तक? ओके, इसका साइज थोड़ा छोटा होता है, मैं बता दूं क्या आपको ना। ये देखिए इस तरह से आता है ना, ये तो विद केस है, लेकिन आपका ये डिस्क है और ये भी है। अगर आपके पास स्लॉट है ना, आप इस तरह से भी लगा सकते हो, रैम जैसा दिखता है ना आपका, वैसा भी डिस्क होता है ना। क्लियर? मैंने अपना लैपटॉप ओपन किया था, तो लैपटॉप में नहीं छोड़ो, वो एग्जांपल नहीं है यहाँ पे शो करना, ठीक है। पीसी बिल्ड करते हम लगा के नाम इस नॉन रैम की तरह लगा सकते हो इसको, मैं एक एग्जांपल देना चाहता था लेकिन इट इज नॉट रिलेवेंट। क्लियर अबाउट? यस। पीसी बिल्ड करते समय लगाता है सिस्टम। हाँ, तो पीसी बिल्ड करते समय दोनों हार्ड डिस्क लगाते हो आप, एचडीडी लगाते हो, एसडीडी एसएसडी भी लगाते हो। ओके, देखो हम क्या डिस्कस कर रहे थे, हम डिस्कस कर रहे थे ईबीएस इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज। फर्स्ट मुझे बताना था कि ब्लॉक स्टोरेज फास्ट होता है। जब भी ब्लॉक स्टोरेज आएगा इसका मतलब है सिस्टम को जो डिस्कनेक्ट होता है वो, है ना, चाहे हमारा नॉर्मल सिस्टम रहे ऑन प्रीमाइसेस में जैसे हमारा लैपटॉप, चाहे EC2 इंस्टेंस रहे। ओके, ब्लॉक स्टोरेज फास्ट होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि डेटा जो सेव होता है इन द फॉर्म ऑफ ब्लॉक्स। ब्लॉक क्या होता है? इट्स द स्मॉलेस्ट यूनिट वेयर डेटा गेट सेव। अगर आपको डेटा मॉडिफाई करना है तो पर्टिकुलर ब्लॉक ही मॉडिफाई होता है, पूरा का पूरे ब्लॉक्स मॉडिफाई होते हैं क्या? नहीं, इसीलिए फास्ट है। अब हमारे पास डिस्क कौन कौन सी है? डिस्क हमारे पास दो है, एचडीडी और एसएसडी। ओके, ये ओल्ड है एचडीडी, ओके, एचडीडी स्टोरेज है ओल्ड एंड दिस इज अ न्यू स्टोरेज, राइट। ओके, तो ये क्या है? फास्ट। आजकल के सिस्टम में हम लोग कौन सा डिस्क लगाते हैं? एसएसडी, राइट। ओके, अब दिस इज अ न्यू लैपटॉप, ये भी शायद नई लैपटॉप दिख रहे हैं, तो इसमें डेफिनेटली आपके पास एसएसडी हार्ड डिस्क होगा। तब कितना पुराना है? इसमें एसएसडी है, आपने अपग्रेड किया क्या? पहले से था। चलो, तो आजकल हम लोग एचडीडी हार्ड डिस्क यूज करते हैं क्या? नहीं, लेकिन एडब्ल्यूएस पे जाएंगे तो वहां पे आपको एचडीडी भी मिलेगा, आपको एसएसडी भी मिलेगा, है ना। तो पहले एचडीडी था, अभी लेटेस्ट आया आपके पास एसएसडी, लेकिन नॉर्मली सर्वर को कौन सा यूज करते हैं? एचडीडी। हालांकि बैकअप वगैरह स्टोर करने के लिए हम लोग एचडीडी का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लियर? अब ना whenever we are discuss about स्टोरेज के बारे में दो टर्म्स है, एक है आईओप्स और दूसरा है थ्रूपुट। क्या है? ये डिस्क के क्या है स्पेसिफिकेशन? मतलब अगर किसी डिस्क का आईओप्स एंड थ्रूपुट अच्छा है, ज्यादा है, इसका मतलब है डिस्क अच्छा है, डिस्क क्या है? फास्ट है। नाउ व्हाट इज मीनिंग ऑफ आईओप्स? आईओप्स का मतलब क्या होता है? इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस पर सेकंड। मतलब एक सेकंड में कितने इनपुट और आउटपुट ऑपरेशंस हो सकते हैं, और इसका यूनिट क्या होता है?
नहीं, नंबर्स, मतलब 500 IOPS हो सकता है, क्या हो सकता है, 1000 IOPS भी हो सकता है, ओके, 4000 IOPS भी हो सकता है, एग्जाम्पल के तौर पे मैंने बताया। और दूसरा है थ्रूपुट। नाउ व्हाट इज थ्रूपुट? रीड राइट स्पीड पर सेकंड, ओके। इसका यूनिट क्या होता है? बाइट्स पर सेकंड, ओके। बाइट्स पर सेकंड मतलब MB पर सेकंड, KB पर सेकंड, वो भी आ सकते हैं ना, ओके। तो ये दो स्पेसिफिकेशन है डिस्क का परफॉर्मेंस चेक करने के लिए। क्या है? डिस्क का परफॉर्मेंस, IOPS है, दूसरा है थ्रूपुट, है ना, क्लियर? अब यहाँ पे डिस्क कौन कौन सा दिया है? SSD बैक्ड वॉल्यूम है, दूसरा है HDD बैक्ड वॉल्यूम। क्या है? SSD बैक्ड वॉल्यूम मतलब इसमें SSD डिस्क रहेगा, इसमें क्या रहेगा, HDD डिस्क रहेगा। नाउ सी, SSD स्टैंड फॉर सॉलिड स्टेट ड्राइव। कब इंट्रोड्यूस हुआ? 2014 के आसपास, है ना। इट इज जनरल पर्पस स्टोरेज, इट सपोर्ट्स अप टू 4000 IOPS। SSD storage is very high performing, but it is quite expensive as compared to HDD hard disk. SSD volume types are optimized for transactional workloads such as frequent read-write operations, small IO size वगैरह। ओके, SSD हार्ड डिस्क नॉर्मली क्या है, हाई परफॉर्मेंस डिस्क के लिए, ट्रांजैक्शन के लिए यूज करते हैं। अब यहाँ भी दिया क्या है, 400 IOPS। और नॉर्मली HDD में IOPS कितना आता है? 400-500 के आसपास, IOPS के आसपास। अब इसमें फर्क क्या है? इट लुक्स लाइक 10 टाइम्स फास्टर। 10 टाइम्स मतलब ये कोई कॉन्क्रीट ये है क्या स्पेसिफिकेशन? ऐसा कुछ नहीं है। जनरली आपका HDD 400-500 IOPS के पास आता है, और नॉर्मली आपका SSD 4000 IOPS से शुरू होता है ना। इसलिए बोलते हैं इसको इट इज 10 टाइम्स फास्टर देन HDD, ओके। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया है, SSD के टाइप हम लोग डिस्कस करेंगे, हम लोग HDD के टाइप भी डिस्कस करेंगे, राइट। बट डेफिनेटली दिस स्लाइड इज समवॉट ओल्डर, तो आज कुछ एडवांस टाइप्स भी आए होंगे, क्योंकि डिस्क के स्पेसिफिकेशन में डेफिनेटली सम अपग्रेडेशन हुआ है, राइट। कौन सा? नॉर्मली एसएसडी में। तो हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एसएसडी एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एचडीडी, क्योंकि डे बाय डे इसमें स्पेसिफिकेशन में चेंज होगा, उतना हमको डिटेल में जाना नहीं है, जस्ट आप अंडरस्टैंडिंग समझो। अब यहाँ पे देखिए SSD इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट्स, वन इज जनरल पर्पस SSD, दूसरा है प्रोविजन IOPS SSD, ओके। अब जनरल पर्पस SSD में क्या है, 3000 हाँ 3000 IOPS है। ये क्या है, जनरल पर्पस SSD इज ऑल्सो समटाइम्स रेफर्स एज GP2। इट इज जनरल पर्पस SSD वॉल्यूम दैट बैलेंस बोथ प्राइस एंड परफॉर्मेंस, ओके। मतलब इसका प्राइस थोड़ा सा कम रहेगा, सेम परफॉर्मेंस भी थोड़ा सा कम रहेगा। बट व्हेन वी आर यूजिंग प्रोविजन IOPS SSD, ओके, तो ये क्या देगा आपको, बेसिकली इसका प्राइस भी ज्यादा रहेगा और इसका परफॉर्मेंस भी ज्यादा रहेगा। क्या रहेगा? प्राइस एंड परफॉर्मेंस रेशियो कंपेयर टू जनरल पर्पस SSD इज मोर, क्लियर। देन वी विल टॉक अबाउट HDD। HDD के कितने टाइप है? एक है थ्रूपुट ऑप्टिमाइज्ड HDD, दूसरा है कोल्ड HDD, और दूसरा है मैग्नेटिक वॉल्यूम। कितना है? कौन से? 3 है। अब ये यहाँ के क्या दिया है, HDD बेस्ड स्टोरेज वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 2008। ऐसा है क्या? ऐसा बिल्कुल नहीं है, ओके। बेसिकली क्लाउड कब इन्वेंट हुआ? 2008 के आसपास। तो क्लाउड में HDD आपका यूज हुआ 2008 में। उसके पहले जो सिस्टम हमारे पास ऑन प्रेमाइसेस में थे, उसमें हम लोग नॉर्मली HDD हार्ड डिस्क की यूज करते थे,
कौन सा यूज करते थे? HDD HDD हार्ड डिस्क। SSD कब आया? 2014 में, राइट। अब 2014 से आज 2016 26 है, 12 साल हो गए। तो SSD में बहुत सारे अपग्रेडेशन आए। ओके, HDD ऑब्सोल्यूट हुआ है ना? तो HDD में कितने टाइप है? थ्रूपुट ऑप्टिमाइज्ड HDD, कोल्ड HDD और मैग्नेटिक वॉल्यूम। मतलब ये हाई परफॉर्मेंस है, ये थोड़ा सा मीडियम रेंज का है, और ये दोनों सेम ही है बेसिकली, मैग्नेटिक वॉल्यूम एंड कोल्ड HDD। बट व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ मैग्नेटिक वॉल्यूम? दिस मैग्नेटिक वॉल्यूम कैन बी अ बूट वॉल्यूम। अरे भाई, मैग्नेटिक वॉल्यूम क्या रहेगा? एज अ बूट वॉल्यूम। बूट वॉल्यूम के बारे में पता है शिवराम? अभी सर दो ही है, कोल्ड और थ्रूपुट, मैग्नेटिक फील्ड है ना? अभी लेटेस्ट कुछ एडिशन हुआ है क्या? है। नहीं नहीं, जहां तक मेरा है इंफॉर्मेशन है, शायद है। ओके, लेकिन फिर भी बता देते, जब ऑब्सोल्यूट हो जाएंगे तो डिसकंटिन्यू कर देंगे इसको, है ना? कोल्ड एलसीडी और थ्रूपुट ऑप्टिमाइज्ड एलसीडी, बूट नहीं है? दो ही है। एलसीडी के हम लोग चलो बूट वॉल्यूम डिस्कस कर लेते हैं। मतलब ठीक है, वो बेसिकली इसका मतलब समझो, व्हाट इज बूट वॉल्यूम। वी कैन इंस्टॉल OS। क्या हो सकता है? OS, OS नीड्स टू बूट, राइट? बूट का मतलब होता है स्टार्ट करना पड़ता है, राइट? मतलब अगर हमको ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना है तो उसके लिए क्या चाहिए? बूट वॉल्यूम चाहिए। मतलब यहाँ पे जो है आपका मैग्नेटिक वॉल्यूम जो है, मैग्नेटिक वॉल्यूम अगर यूज करोगे तो उसमें क्या है, आप ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर सकते हो थ्रूपुट ऑप्टिमाइज HDD में, और कोल्ड HDD में आपका ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल हो सकता है क्या? नहीं। क्लियर? ओके, अब देखिए, ये थ्रूपुट ऑप्टिमाइज HDD में इसका स्पेसिफिकेशन दिया है, कितना दिया है? 500 IOPS देख लो, है ना? अगर आप कोल्ड HDD में IOPS कितना है? 250 IOPS है, राइट? और ये मैग्नेटिक वॉल्यूम में भी IOPS नॉर्मली 250 के पास पास ही रहेगा। लेकिन दिस मैग्नेटिक वॉल्यूम इज यूज्ड एज अ बूट वॉल्यूम। अगर आपको EC2 इंस्टेंस डिप्लॉय करना है यूजिंग HDD, तो आपको क्या यूज करना पड़ेगा? मैग्नेटिक वॉल्यूम। लेकिन आजकल EC2 इंस्टेंस का कॉन्फ़िगरेशन जब लेते हैं तो जो बूट वॉल्यूम मिलता है वो आपका कौन सा मिलता है? SSD टाइप मिलता है। क्या मिलता है? SSD टाइप। ओके, क्लियर? ऑनलाइन स्टूडेंट्स को कोई डाउट है? यस राहुल? ओके, नाउ तो मैंने दो चीजें आपको बताया। क्या बताया? EC2 प्राइसिंग ऑप्शंस। दूसरा क्या बताया? ब्लॉक स्टोरेज के बारे में, राइट? जब आप EC2 कनेक्ट करोगे तो उसको ब्लॉक स्टोरेज अटैच होगा। ओके, अब ब्लॉक स्टोरेज में यूज करेंगे एट दैट टाइम, दीज आर द मैट्रिसेस, परफॉर्मेंस मैट्रिक्स। एक है IOPS और दूसरा है थ्रूपुट, राइट? और बूट वॉल्यूम क्या है? HDD में बूट वॉल्यूम होता है। ओके, मतलब बूट वॉल्यूम मतलब मैग्नेटिक वॉल्यूम जो है वो बूट वॉल्यूम करके यूज होता है। लेकिन जो आप EC2 इंस्टेंस यूज करोगे, मैग्नेटिक वॉल्यूम का कोई जरूरत पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो आपका EC2 इंस्टेंस का कॉन्फ़िगरेशन आएगा उसके साथ बूट वॉल्यूम बाय डिफॉल्ट आएगा, और वो कौन सा रहेगा? आपका SSD रहेगा। Now I will discuss about CPU। CPU मतलब प्रोसेसर।
तो मशीन को क्या लगता है, प्रोसेसर लगता है। अब इसमें क्या आता है, इट इज इन द फॉर्म ऑफ 1 vCPU, 2 vCPU। vCPU मतलब वर्चुअल सीपीयू, vCPU मतलब वर्चुअल सीपीयू। क्लियर? ओके। अब ये वर्चुअल सीपीयू जो होता है ना, बेसिकली इन अ सिंगल फिजिकल सीपीयू multiple vCPU can be created. In single physical CPU multiple vCPU can be created. आपने आजकल देखा है क्या, जब आप प्रोसेसर परचेस करते हो तो बोलते हैं 8 कोर प्रोसेसर, 4 कोर प्रोसेसर, राइट? तो अगर 8 कोर प्रोसेसर है तो 8 vCPU हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? इफ इट इज 8 कोर सीपीयू, 8 कोर सीपीयू, तो 8 vCPU हो सकता है। ठीक है। इवन आपका वर्चुअलाइजेशन टूल जो है ना, जिसके थ्रू, जिस हाइपरवाइजर के थ्रू आप वीएम बनाते हो, दैट हाइपरवाइजर कैन ऑल्सो क्रिएट vCPU इनसाइड अ सिंगल कोर। अगर आपका 8 कोर का सीपीयू है, ओके, एंड हाइपरवाइजर कैन क्रिएट मोर नंबर ऑफ vCPU, मतलब 8 कोर का 16 कोर में भी वो लॉजिकली डिफाइन कर सकता है। ओके। बेसिकली क्या होता है, थोड़ा सा बता देता हूँ आपको, है ना। बोर हो रहा है क्या? नहीं। नहीं, थोड़ा तेरी पार्ट ज्यादा है इसलिए पूछा मैं, है ना। तो vCPU क्या होता है कि अगर मैंने एग्जांपल दे देता हूँ, नॉर्मली हम लोग बोलेंगे सीपीयू, ओके। यहाँ पे क्या है, 1 कोर है। 1 कोर में क्या होता है, कैन एग्जीक्यूट 1 टास्क एट अ टाइम। आपका दिमाग कितने टास्क परफॉर्म करता है एट टाइम? एट अ टाइम एक ही। हाँ, मल्टीटास्क बहुत कम लोग होते हैं, है ना। वो प्रॉपरली नहीं हो पाता है। अगर आप 8 टास्क परफॉर्म करोगे तो भी सफिशिएंट है, राइट। तो सीपीयू नॉर्मली क्या करता है, कैन एग्जीक्यूट 1 टास्क एट टाइम, राइट। इसे होता क्या है, सीपीयू का जितना एडवांटेज लेना चाहिए उतना एडवांटेज हम लोग नहीं ले पाते। हमारे दिमाग में बहुत सारा कैपेबिलिटी है, लेकिन उसको इस्तेमाल करते हैं क्या, हम लोग नहीं करते, है ना। अब देखो, नाउ यू हैव हाउ मेनी सीपीयू, 4 लॉजिकल कोर, है ना। सीपीयू तो हमको एक ही दिखता है ना। तो ये क्या कर सकता है ना। यहाँ पे 1 vCPU मतलब 1 CPU, यहाँ पे 4 vCPU मतलब नहीं, डॉकर अलग हो गया। आप उसको थोड़ा सा मिक्स मत करो, क्योंकि फिर बाद में हमने एग्जाम्पल उसमें यूज किया ना, तो फिर उसको डिस्टिंग्विश करना डिफिकल्ट जाएगा, राइट। अब देखो, व्हाट कैन बी डन, योर हाइपरवाइजर लॉजिकली डिवाइड सीपीयू को। मतलब यहाँ पे क्या हुआ, मतलब यहाँ पे क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। कैन एग्जीक्यूट 8 टास्क एट अ टाइम, राइट।
मतलब यहाँ पे क्या है, 8 VCPU, 4 कोर, 1 CPU। अब ये VCPU का कैलकुलेशन इंटरनली होता है, हमको कुछ करना है क्या? नहीं। तो बेसिकली द VCPU कैलकुलेशन इज डिफाइंड यूजिंग टाइप ऑफ प्रोसेसर। ओके, कौन सा टाइप ऑफ प्रोसेसर यूज करता है उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर प्रोसेसर पुराना रहेगा तो हो सकता है वी हैव दिस कॉन्सेप्ट, लेकिन आजकल के जो प्रोसेसर है कैन सपोर्ट दिस। ओके, तो मैंने इंटरनली बताया। अब आपको यहाँ पे 8 VCPU मतलब एक VCPU मतलब एक टास्क आपका प्रोसेसर परफॉर्म कर सकता है। ठीक है, जब आप EC2 पर यूज करते हो एट दैट टाइम कॉन्फ़िगरेशन में कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है। सीपीयू इन द फॉर्म ऑफ VCPU। दूसरा क्या है, मेमोरी। मेमोरी का मतलब होता है रैम। मेमोरी मतलब हार्ड डिस्क कभी नहीं होता है, मेमोरी इज ऑलवेज रैम। तीसरा होता है स्टोरेज, ब्लॉक स्टोरेज। ब्लॉक स्टोरेज का मतलब है हार्ड डिस्क। और चौथा होता है जीपीयू। जीपीयू मतलब ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट, है ना। इसका मतलब है ग्राफिक्स कार्ड। आपको उसका कोई लेना देना नहीं ग्राफिक्स कार्ड का। कौन यूज करता है ग्राफिक्स कार्ड? नॉर्मली जो डिजाइन वगैरह बनाते हैं, ओके, गेमिंग वाले यूज करते हैं ग्राफिक्स कार्ड। आपने देखा होगा गेमिंग लैपटॉप काफी मोटा होता है। यहाँ पे सबसे ज्यादा UI इसका UI यस, हम लोग सिस्टम साइड वाले हैं इसलिए हमारे लैपटॉप के दिख रहे हैं, पतले दिख रहे हैं ना। क्लियर? तो इसको सेव कर देते हैं ना। सिस्टम के पीछे सर्वर बहुत बड़ा सर्वर। हमको क्या बनाना है, एक हो गया। इसी तो हमने डिस्कस किया है ना। ओके, तो बेसिकली थ्योरी हमने डिस्कस कर लिया, है ना, इसी टू का। अब बेसिकली ना और कुछ थोड़ा सा डिस्कस करना है। इसी टू फैमिलीज, राइट। उसके नीचे साइड है, वहां पे रख दीजिए। अमेज़न के नीचे कहाँ पे? डीजल का है ना, और पीछे आना पड़ेगा एक टाइम। पीछे आ जाओ। और पूरा इसमें से पीछे आ जाओ। और नीचे 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 नाली इधर करना है। स्टीरियोटाइप्स, यस। तो यहाँ पे क्या है, EC2 फैमिलीज कैटेगरीज आपको दिख रहा है। जनरल पर्पस, कंप्यूट ऑप्टिमाइज, मेमोरी ऑप्टिमाइज, accelerated companies, storage optimized and HPC optimized। तो बेसिकली क्या होता है, व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट इंस्टेंस कॉन्फ़िगरेशन, इंस्टेंस मतलब EC2 इंस्टेंस कॉन्फ़िगरेशन है। तो व्हेनेवर आई एम टॉकिंग अबाउट कॉन्फ़िगरेशन, तो यहाँ पे क्या होगा,
vCPU मतलब CPU, राइट। दूसरा होगा मेमोरी, रैम। तीसरा होगा स्टोरेज, स्टोरेज मतलब ब्लॉक स्टोरेज, राइट। HDD नहीं बोलूंगा, ब्लॉक स्टोरेज। और 14 है GPU, GPU मतलब ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट। तो यही 4 फैक्टर होते हैं। ओके, तो इन्होंने क्या दिया है यहाँ पे, इंस्टेंस कैटेगरीज दिया है, जनरल पर्पस, कंप्यूट ऑप्टिमाइज, मेमोरी ऑप्टिमाइज, एक्सेलरेटेड कंप्यूटिंग, स्टोरेज ऑप्टिमाइज एंड HPC ऑप्टिमाइज्ड। तो अगर मैं जनरल पर्पस को क्लिक करता हूँ तो जनरल पर्पस में क्या आ सकता है, यहाँ पे भी दिया जनरल पर्पस इंस्टेंस टाइप। तो नॉर्मली जनरल पर्पस इंस्टेंस टाइप में जो फैमिलीज आएगी, है ना, उसमें क्या रहेगा, ये सभी कॉन्फ़िगरेशन एक प्रपोर्शन में रहेगा, रैम, CPU, हार्ड डिस्क, एक प्रपोर्शन में। अब उसको अगर आप सिलेक्ट करोगे तो डेफिनेटली यू विल हैव अ लॉट ऑफ फैमिलीज, है ना। फैमिलीज के अंदर अलग अलग इंस्टेंस कॉन्फ़िगरेशन, अगर आप T2 फैमिली देखोगे तो T2 डॉट माइक्रो, सॉरी T2 डॉट क्या आता है, नैनो, T2 डॉट माइक्रो, T2 डॉट स्मॉल, मिनी स्मॉल कुछ है, उसके बाद T2 डॉट लार्ज, T2 डॉट एक्स लार्ज। एक अगर हम लोग डिस्कस करेंगे ना, T2 फैमिली है ना, यहाँ पे क्या रहेगा, इस तरह का ग्राफ रहेगा, ये रहेगा मेमोरी और ये रहेगा CPU, है ना। और ये क्या रहेगा, इस तरह से जाएगा, ये रहेगा नैनो, ये रहेगा माइक्रो, ये रहेगा मिनी, ये रहेगा स्मॉल, ये रहेगा लार्ज, ये रहेगा एक्स लार्ज, ये रहेगा 2x लार्ज। तो मतलब रैम बढ़ रहा है और CPU भी बढ़ रहा है कि नहीं। तो अगर आप जनरल पर्पस फैमिली में जाओगे तो अलग कुछ फैमिलीज है जो आपको क्या देता है, अलग अलग टाइप का कॉन्फ़िगरेशन आपको देता है। ओके, अगर आप जाओगे किसके अंदर, कंप्यूट ऑप्टिमाइज में, तो यहाँ पे जो सर्वर का फैमिलीज रहेगा उसमें CPU कंपेयर टू रैम एंड स्टोरेज हायर रहेगा, है ना। अगर आप यूज करते हो मेमोरी ऑप्टिमाइज में, तो मेमोरी ऑप्टिमाइज में क्या रहेगा, कंपेयर टू CPU एंड हार्ड डिस्क आपका रैम ज्यादा रहेगा, है ना। हाँ ठीक है। स्टोरेज ऑप्टिमाइज में क्या होता है, कंपेयर टू CPU एंड मेमोरी आपका स्टोरेज ज्यादा रहेगा। आप एडिशनल स्टोरेज ऐड नहीं कर सकते क्या, डेफिनेटली ऐड कर सकते। और तीसरा है HPC ऑप्टिमाइज। इसको HPC को क्या बोलते हैं, HPC इज नथिंग बट हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग। HPC इज नथिंग बट हाई परफॉर्मेंस कंप्यूट। ओके, इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है, बी से वेरी लार्ज कॉन्फ़िगरेशन, वेरी लार्ज कॉन्फ़िगरेशन। आपने SAP हाना देखा है, सुना है। SAP का मतलब होता है सिस्टम एप्लीकेशन प्रोडक्ट, शायद मैंने पहले बताया था, है ना। और हाना इज अ डेटाबेस ऑफ SAP। ये SAP का खुद का डेटाबेस है, पहले ओरेकल यूज करता था, आजकल हाना यूज करता है। तो इसका जो सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन होता है ना, वो रहेगा 256 GB रैम, ओके। हो सकता है 20 TB ऑफ डिस्क, 200 TB लिख दे तो मेरा क्या जाता है ना। और प्रोसेसर, मल्टीपल प्रोसेसर्स रहेंगे, ओके, मल्टीपल
ओके, तो इनका कॉस्टिंग भी बहुत ज्यादा जाता है, तो ऐसे सर्वर्स भी AWS प्रोवाइड करता है ना। तो एसएपी आना इज वन ऑफ द एग्जांपल। इवन डेटाबेस, जो लार्ज स्केल डेटाबेस है, उनको डिप्लॉय करने के लिए भी हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग। अब हम कौन सा यूज करेंगे, हम यूज करेंगे नॉर्मली T2.micro। क्यों यूज करेंगे, यहाँ पे 1 vCPU और 1 GB रैम है, कितना है, और ये क्या आता है, फ्री टीयर में आता है। और जहां पे T2 अवेलेबल नहीं है, तो आप T3.micro भी यूज कर सकते हो। क्या कर सकते हो, ये T2 और T3 अलग अलग फैमिलीज है ना। तो यहाँ पे बेसिकली क्या आता है, 2 vCPU है एंड 1 GB रैम। ये भी क्या है, फ्री टीयर में है ना। द रीजन वेयर T2.micro is not available, there T3.micro acts as a फ्री टीयर। पहले मैंने बताया था आपको फ्री टीयर मिलता है। फ्री टीयर में क्या होता है, मिनिमम एसक्यू के रिसोर्सेस आप फ्रीली यूज कर सकते हैं 1 साल तक। क्या यूज कर सकते हैं, 1 साल तक, है ना। तो आपको मिनिमम कॉन्फ़िगरेशन के ही डिवाइसेस यूज करना है प्रैक्टिकल परफॉर्म करने के लिए। क्या करना है, प्रैक्टिकल परफॉर्म करने के लिए मिनिमम कॉन्फ़िगरेशन के डिवाइसेस क्या यूज करना है, यूज करना है। यस, ऑनलाइन स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम है, ऐसा कुछ है जो समझ में नहीं आया। नो सर। नो सर। अब हम क्या करेंगे पता है, नेक्स्ट वी नीड टू क्रिएट EC2 इंस्टेंस। यस, क्या करना है आपको, EC2 इंस्टेंस क्रिएट, राइट। अब EC2 इंस्टेंस क्रिएट करते समय पहला देखेंगे हम लोग विंडोज EC2 इंस्टेंस। क्या देखेंगे, हमको क्या परफॉर्म करना है प्रैक्टिकली, विल क्रिएट EC2 इंस्टेंस। यहाँ पे T2.micro चलेगा क्या, विंडोज में ग्राफिक्स होता है, क्या होता है, ग्राफिक्स। तो ग्राफिक्स के लिए T2.micro जो कॉन्फ़िगरेशन है सफिशिएंट नहीं है ना। T2.micro सफिशिएंट है क्या, नहीं, T2.micro नॉट सफिशिएंट। तो विंडोज इंस्टॉल करने के लिए आपको T2.micro नहीं चला यूज करना पड़ेगा, है ना। आप T2.small यूज कर सकते हो। क्या यूज कर सकते हो, T2.small, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, ग्राफिक्स होता है, क्या होता है, GUI। तो GUI के लिए क्या चाहिए, आपको कॉन्फ़िगरेशन ज्यादा चाहिए। आप T2.micro या T3.micro में इंस्टॉल करोगे तो वो उतना अच्छा परफॉर्मेंस आपको नहीं दे पाएगा, हो सकता है एक्सेस ही ना हो। लिनक्स के लिए लिनक्स के लिए लिनक्स बेसिकली क्या होता है, मोस्टली वी डिप्लॉय लिनक्स एज अ कमांड लाइन, और उसके लिए 1 GB सफिशिएंट है ना। तो मोस्टली जो प्रैक्टिकल्स है हमको क्या करना है, वी आर परफॉर्मिंग यूजिंग लिनक्स सिस्टम्स। ओके, विंडोज कभी कभार एक आध बार हमको परफॉर्म करना है, मोस्टली तो पूरे मुझे लगता है पूरे AWS के और डेवऑप्स के ट्रेनिंग में लिनक्स ही यूज करना है। बट अब EC2 इंस्टेंस क्रिएट करना है तो we will see how we can create EC2 इंस्टेंस using Windows as well, है ना। देखिए अब यहाँ पे सर्वर कौन सा यूज करेंगे, OS विंडोज सर्वर। आप 2019 यूज कर सकते हो, 2022 यूज कर सकते हो, अब 2025 भी आ गया है वो भी यूज कर सकते हो, है ना। कोई भी यूज करो, कोई फर्क पड़ने वाला है क्या, नहीं। थोड़ा सा लुक
चेंज हो जाएगा, है ना। और यहाँ पे अब क्या करो, दो ऑप्शन आते हैं, क्या होता है, विंडोज सर्वर बेस, है ना, और दूसरा है विंडोज सर्वर कोर बेस। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोर बेस? कोर बेस का मतलब होता है CLI, और यू नीड टू मैनेज दिस सर्वर you need to manage this using PowerShell। ओके, अब PowerShell तो हमको सीखना नहीं है, तो हम लोग CLI वाला इंस्टॉल करेंगे क्या? नहीं। सो विच वन वी विल यूज? विल यूज दिस, चाहे 2019 हो, चाहे 2022 हो, चाहे 2025, है ना। तो हमको यहाँ पे ध्यान देना है। क्लियर? अब इसके साथ क्या यूज करेंगे हम लोग? विल अटैच एक्स्ट्रा EBS। EBS मतलब इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज, मतलब एक्स्ट्रा डिस्क अटैच करेंगे, है ना। एक तो जो आप कॉन्फ़िगरेशन चूज करोगे, जैसे T2.small आपने यूज किया, उसके साथ डिफॉल्ट डिस्क आएगा। कितना आएगा? डिफॉल्ट डिस्क, जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम रहेगा। क्या रहेगा? ऑपरेटिंग सिस्टम। व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू अटैच एक्स्ट्रा EBS, और एक्स्ट्रा इन एक्स्ट्रा EBS will create टू वॉल्यूम। वॉल्यूम को हम लोग पार्टीशंस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वॉल्यूम एंड पार्टीशन इज सेम थिंग, है ना। हमको क्या करना है? और तीसरा हमको क्या करना है? वी वांट टू कॉन्फ़िगर दिस एज वेब सर्वर। क्या कॉन्फ़िगर करना है? वी हैव टू कॉन्फ़िगर दिस सर्वर एज वेब सर्वर। अब वेब सर्वर कॉन्फ़िगर करेंगे तो इसके लिए क्या लगेगा? हमको एक पैकेज लगेगा, दैट इज IIS। IIS का मतलब होता है इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विसेज। बेसिकली हमें क्या करना पड़ता है? नीड टू इंस्टॉल रोल। ठीक है, मतलब IIS एक पैकेज है जो एज अ रोल के फॉर्म में आप इंस्टॉल कर सकते हो विंडोज मशीन पे। विंडोज मशीन पे सर्विसेज अगर कॉन्फ़िगर करना है तो हमको अलग अलग रोल्स उसमें होते हैं। अगर वेब सर्वर कॉन्फ़िगर करना है तो आपको IIS रोल इंस्टॉल करना पड़ेगा। मीन्स वेब सर्वर का लिए जो भी पैकेजेस है वो डिप्लॉय करेगा। एंड व्हाट वी विल डू, इसमें विल डाउनलोड वेब टेम्पलेट फ्रॉम templatedemo.com, है ना। ये टेम्पलेट डेमो एक वेबसाइट है जहां पे आपको वेबसाइट का टेम्पलेट्स मिलता है, राइट। एंड विल कॉन्फ़िगर वेब सर्वर। लोग क्या करेंगे? विल कॉन्फ़िगर वेब सर्वर, राइट। क्या क्या चीजें किया हमने? एक विंडोज EC2 इंस्टेंस क्रिएट करेंगे, है ना। तो विंडोज EC2 इंस्टेंस में वी विल टेक विंडोज सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम। नॉर्मली हम लोग सर्वर ही डिप्लॉय करते हैं, चाहे 2019 हो, 22 हो, 2025 हो, कोई भी ले सकते हो। लेटेस्ट लेना है तो 2025 ले लीजिए। अब यहाँ पे चूज क्या करना है? यू नीड टू चूज विंडोज सर्वर बेस, है ना। कोर दिखेगा तो यूज करेंगे क्या? नहीं, बिकॉज व्हाट इट विल डू, इट विल इंस्टॉल, वो ग्राफिक्स इंस्टॉल नहीं करेगा। वो क्या करेगा?
कमांड लाइन इंटरफेस यूज करेगा। एंड टू मैनेज दैट सर्वर यू नीड टू नो द नॉलेज ऑफ पावरशेल। पावरशेल क्या है? विंडोज यूटिलिटी है ना, जो कमांड लाइन से सर्वर को मैनेज करता है। लेकिन पावरशेल का आपको कोई नॉलेज है क्या? नहीं, इंडस्ट्री में करते हैं। तो हम लोग कौन सा यूज करेंगे? विंडोज सर्वर बेस, चाहे 19, 22, 25, 16 अगर है तो वो भी कर सकते हैं। अब उसको क्या करेंगे? विल अटैच एक्स्ट्रा ईबीएस। अब ईबीएस कौन सा ही अटैच करोगे? तो आपके पास एसएसडी है और एचडीडी है कि नहीं? तो एचडीडी में जाके आप क्या करो, कोई भी लिस्ट कॉस्ट वाला यूज करो। एचडीडी आपका कम कॉस्ट का पड़ेगा और एसएसडी थोड़ा सा महंगा पड़ेगा, राइट? अभी एग्जैक्टली कॉस्ट डिफरेंस कितना है दैट वी नीड टू चेक। पहले हम लोग बोलते थे कि एचडीडी वॉल्यूम इज चीपर देन एसएसडी, लेकिन आजकल एसएसडी ही बहुत ज्यादा है मार्केट में। तो हो सकता है एसएसडी क्या है, द प्राइसिंग गेट्स reduced, राइट? पहले ये बोलना था कि भाई एसएसडी इज अ न्यू टेक्नोलॉजी, इट्स अ कॉस्टलियर, लेकिन अभी एसएसडी सैचुरेट हो चुका है, राइट? तो एसएसडी यूज करना भी हमारे लिए फिजिबल ही रहेगा, बट वी नीड टू चेक द कॉस्ट डिफरेंस। अब होता क्या है, कॉस्ट डिफरेंस जब बात आता है, whenever we are configuring the resources, we are configuring the resources only for the testing। क्या है? टेस्टिंग। तो टेस्टिंग कितना देर का रहेगा? 1-2 घंटे का रहेगा या 1 दिन का रहेगा, तो उतना हमको कॉस्ट डिफरेंस पता नहीं चलता है। लेकिन इन ऑर्गेनाइजेशन, राइट, दे आर यूजिंग रिसोर्सेस फॉर वेरी लार्ज पीरियड, और उस समय पे एक छोटा कॉस्ट भी ड्यूरेशन ज्यादा होने के कारण बड़ा रोल प्ले कर सकता है। एंड इंडस्ट्री इज देयर टू अर्न मनी, दे आर नॉट इंटरेस्टेड टू स्पेंड अनवांटेड पैसा खर्च करना चाहेंगे क्या? नहीं। क्लियर? उसके बाद क्या करेंगे? विल कॉन्फ़िगर दिस सर्वर एज अ वेब सर्वर, और वेब सर्वर क्या है? इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विस है। और यहाँ पे क्या करूंगा मैं? एक टेम्पलेट डिप्लॉय करूंगा और इसको वेब सर्वर कॉन्फ़िगर करेंगे। और लास्ट में क्या करना है? टेस्टिंग की भी करना पड़ेगा ना। What test? Will try to open created volume, बराबर है, क्योंकि एक्स्ट्रा इसमें 2 वॉल्यूम आपने क्रिएट किए, है ना, तो दिखने भी चाहिए ना सर्वर के अंदर। ओके। और दूसरा क्या करेंगे? विल ट्राई टू ओपन वेबसाइट। वेबसाइट क्या करोगे आप लोकली भी ओपन करोगे। लोकली मतलब ऑन सर्वर। और दूसरा क्या है? एंड ग्लोबली। ग्लोबली एक्सेस करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? नीड टू कॉन्फ़िगर सिक्योरिटी ग्रुप। सिक्योरिटी ग्रुप क्या होता है? बेसिकली एक तरह का फायरवॉल होता है। सिक्योरिटी ग्रुप इज नथिंग बट द फायरवॉल। या इट इज वन टाइप ऑफ फायरवॉल, है ना। ये क्या है? फायरवॉल। कभी सुना है क्या फायरवॉल क्या होता है? The second rule level. Taking the second rule for inbound, outbound method. ठीक है, आपको पता है, लेकिन बाकी को भी तो पता होना चाहिए ना। तुम्हारा क्लास हो चुका है, बराबर भाई? यस, यू आर राइट, आई एम नॉट सेइंग। बेसिकली इनको भी थोड़ा बोलने दो। यस, व्हाट इज फायरवॉल? फायरवॉल का मतलब है, इट्स एक जनरल एग्जांपल दो तो इट इज लाइक अ सिक्योरिटी गार्ड। ओके, सिक्योरिटी गार्ड बाहर अगर बिल्डिंग के बाहर रख दिया तो वो क्या करेगा? फिल्टर ट्रैफिक अंदर भेजेगा, है ना। मैं अगर आता हूँ तो मुझे एक आईडी कार्ड दिखाना पड़ेगा, या अगर मुझे जानता है तो ही वो छोड़ेगा, नहीं तो छोड़ेगा क्या? नहीं।
आपके पास विंडोज में भी एक फायरवॉल होता है मशीन में, अभी सुना है फायरवॉल का? आप विंडोज मशीन का क्या है बताता हूँ। अगर मेरा विंडोज मशीन है ना, फायरवॉल नाम मिलेगा क्या? यस, ये विंडोज डिफेंडर फायरवॉल आता है ना, आ रहा है। इनबाउंड रूल, इनबाउंड का मतलब होता है बाहर से अंदर आने वाला ट्रैफिक। इनबाउंड मीन्स इनकमिंग, आउटबाउंड मतलब अंदर से बाहर जाने वाला ट्रैफिक, है ना। ये तो ऑपरेटिंग सिस्टम का फायरवॉल हो गया। क्या हो गया? मतलब माय लैपटॉप इज सिक्योर्ड थ्रू दिस फायरवॉल। अगर मैं इस फायरवॉल में कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल करूं और इसको बाहर से एक्सेसिबल देना है, तो मुझे इनबाउंड रूल कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, बाहर से ट्रैफिक अंदर आना चाहिए, राइट। तो सिक्योरिटी ग्रुप क्या करता है? सिक्योरिटी ग्रुप प्रोवाइडेड बाय द AWS which provides a type of security to your server. ओके, तो अगर आपने आपने IIS कॉन्फ़िगर किया, IIS मतलब इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विस, IIS HTTP होता है बाय डिफॉल्ट। क्या होता है? HTTP मतलब हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये पोर्ट नंबर 80 पे काम करता है। क्या करता है? पोर्ट नंबर 80 पे। तो हमको सिक्योरिटी ग्रुप से क्या करना पड़ेगा? टू अलाउ वेब सर्विस we need to allow inbound port 80 from 0.0.0.0/0। इसका मतलब क्या होता है? ऑल IPv4 इंटरनेट 0.0.0.0 का मतलब क्या होता है? /0 मतलब एंटायर इंटरनेट से एक्सेसिबल है। क्या है? समझ में आया क्या? कोई भी एक्सेस कर सकते हैं। क्या कर सकता है? मीन्स दिस वेबसाइट इज एक्सेसिबल फ्रॉम ओवरऑल वर्ल्ड। जहां जहां IPv4 इंटरनेट होता है, वहां से हम लोग इसको एक्सेस कर सकते। क्लियर? ओके, क्या क्या किया यहाँ पे? यस, ऑनलाइन स्टूडेंट कोई डाउट है? नो सर। नो सर। ओके, चलिए। तो क्या क्या किया हमने? एक EC2 इंस्टेंस क्रिएट किया। नॉर्मली क्या करेंगे? विल टेक t2.small, है ना, क्योंकि विंडोज में ग्राफिक्स होता है ना, इसको कॉन्फ़िगरेशन ज्यादा चाहिए। सर्वर कौन सा यूज करेंगे? कोई भी सर्वर यूज करो। ओके, नॉर्मली क्या लेंगे? विंडोज सर्वर बेस वाला एडिशन सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि इसमें GUI रहेगा। एंड GUI हमको पता है, जब इंस्टेंस क्रिएट करेंगे एट दैट टाइम वी विल अटैच 1 EBS वॉल्यूम, एक्स्ट्रा EBS वॉल्यूम, ऑपरेटिंग सिस्टम का अलग और ये अलग, है ना। और इस वॉल्यूम के अंदर बेसिकली क्या करते हैं हम लोग? एक 32 GB का HDD वॉल्यूम ऐड करेंगे। क्या करेंगे? नॉर्मली हम लोग बोलते हैं HDD वॉल्यूम चीपर है, इसलिए HDD वॉल्यूम यूज करते हैं। ओके, प्रोडक्शन में आप लोग HDD नॉर्मली यूज करते हैं क्या? नहीं। पर्पज अगर बैकअप वगैरह सेव करना है तो डेफिनेटली यूज करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। विंडोज ही नहीं करे। यस, ओके। और इसके अंदर आप 2 पार्टीशन क्रिएट करोगे और उसके बाद क्या करेंगे? वी विल इंस्टॉल IIS इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विस। यहाँ पे एक टेस्ट पेज भी क्रिएट कर सकते हो, या templatedemo.com एक वेबसाइट है, वहां पे आपको फ्री टेम्पलेट मिलता है ना, वेबसाइट का टेम्पलेट, वो दिखने में थोड़ा सा अच्छा लगता है। तो हम लोग इसलिए क्या करेंगे? विल डिप्लॉय द टेम्पलेट, और टेम्पलेट डिप्लॉय करने के बाद विल वी नीड टू टेस्ट इट। तो आप वॉल्यूम भी चेक करो, ओके, और आप वेबसाइट भी चेक करो, लोकली और ग्लोबली। लोकली तो एक्सेस हो जाएगा ऑन फ्रॉम द सेम सर्वर, उसके लिए कोई फायरवॉल रूल कॉन्फ़िगर करने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपको ग्लोबली कॉन्फ़िगर करना है
तो फायरवॉल के रूल्स कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। और एडब्ल्यूएस में फायरवॉल मिलता है इन द फॉर्म ऑफ सिक्योरिटी ग्रुप। क्या मिलता है? सिक्योरिटी ग्रुप। अब सिक्योरिटी ग्रुप उस इंस्टेंस को अटैच होता है जब हम लोग EC2 क्रिएट करते हैं। एट दैट टाइम इट आस्क कि सिक्योरिटी ग्रुप अटैच करो। ओके, सो वी आर अटैचिंग वन सिक्योरिटी ग्रुप, राइट। अब सिक्योरिटी ग्रुप अटैच करेंगे तो उसमें से आपको पोर्ट नंबर 80 अलाउ करना पड़ेगा, है ना। और सर्वर को कैसा एक्सेस करते हैं? हाउ टू एक्सेस सर्वर? अगर विंडोज है तो क्या रहेगा? RDP। RDP। RDP का मतलब होता है वो डेस्कटॉप छोटा रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल। और ये किस पोर्ट पे काम करता है? मतलब आपका सिक्योरिटी ग्रुप जो है, नॉर्मली सिक्योरिटी ग्रुप 1 है तो इसमें से पोर्ट नंबर 80 और पोर्ट नंबर 33989 कहां से? 0.0.0.0 से अलाउ होना चाहिए, है ना। RDP तभी कर पाओगे जब पोर्ट 3389 ओपन रहेगा, है ना। और आप एक पोर्ट वेबसाइट तभी एक्सेस कर पाएंगे जब आपका पोर्ट नंबर 80 अलाउ रहे, है ना। अब ये इसी से करना है क्या? जरूरी नहीं, बट फॉर सिंप्लिसिटी विल एनेबल ऑल इंटरनेट ट्रैफिक, है ना। अगर आपको क्या करना है, यू नीड टू डिफाइन ये कहां से इंस्टेंस एक्सेस होना चाहिए, तो वहां का अगर आप IP दे दो तो उसी से ये एक्सेस होगा। क्लियर? थोड़ा ज्यादा हो गया क्या थ्योरी? ओके, चलो मैं थोड़ा सा क्या बोल रहा हूँ, विल कॉन्फ़िगर दिस इन द नेक्स्ट सेशन सो दैट आपको फेयर आइडिया है ना। तो आज ज्यादा समय बचा नहीं है इसलिए ये कॉन्फ़िगरेशन नहीं करेंगे। तो मंडे को क्या करेंगे हम लोग? फर्स्ट विल क्रिएट द EC2 इंस्टेंस, विल डिस्कस ऑल द पैरामीटर्स ऑफ विंडोज EC2 इंस्टेंस, ठीक है। और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे लिनक्स इंस्टेंस। क्या करेंगे? लिनक्स इंस्टेंस। लेकिन ये लिनक्स इंस्टेंस क्रिएट करने के लिए थोड़ा सा थ्योरी हमको देखना है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, ग्राफिक्स है। सो ग्राफिक्स वी आर फेमिलियर, विंडोज रोज ही यूज करते हैं। और दूसरा, आपको पार्टीशन क्रिएट करने के लिए भी ग्राफिक्स है, इसके कारण आप आराम से कर सकते हैं, ओके। लेकिन लिनक्स में क्या होता है, यू नीड टू बी फेमिलियर विद द बेसिक कमांड्स, क्योंकि लिनक्स आपका इंस्टेंस एक्सेस होता है कमांड लाइन इंटरफेस पे, राइट। दूसरा, वी नीड टू क्रिएट पार्टीशंस इन लिनक्स EC2 इंस्टेंस, वहां भी डिस्क अटैच करेंगे। तो वी नीड टू अंडरस्टैंड द टर्मिनोलॉजी ऑफ क्रिएटिंग पार्टीशन। पार्टीशन क्या होता है, क्यों होता है, वो भी तो समझना पड़ेगा। वी नीड टू अंडरस्टैंड द कमांड्स टू क्रिएट द पार्टीशंस, ओके। तो थोड़ा सा थ्योरी हम लिनक्स इंस्टेंस का डिस्कस करेंगे एंड देन वी विल ट्राई टू क्रिएट लिनक्स EC2 इंस्टेंस। क्लियर? ओके, चलो ऑनलाइन स्टूडेंट्स को कोई डाउट है? अगर डाउट नहीं है तो विल स्टॉप फॉर टुडे। और नेक्स्ट क्लास हमारा कब है? मंडे। ओके श्रीकांत। यस सर, थैंक्स। ओके, वैभव, तुषार, कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, है ना। तब तक मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देता हूँ। No, sir. Right now, no doubt.